हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एनएस ऑनलाइन एजुकेशन। माय नेम इज नवीन कुमार। आज हम कवर कर रहे हैं सेल बायोलॉजी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। ये एक्चुअली में जो सेल है उसकी आउटर कवरिंग है। ठीक है। और आउटर कवरिंग का क्या काम होता है? ये जो आउटर कवरिंग है इसका काम है, ये बताती है कि सेल की बाउंड्री क्या है। ये सेल का जो इंटीरियर है और जो उसका एक्सटीरियर है उसको सेपरेट करती है, यानी कि सेल को सराउंडिंग से सेपरेट करने का काम करती है। तो इससे हमें पता चलता है कि सेल की लिमिट क्या है। ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर उसका जो है फॉर्म करने में हेल्प करती है सेल को। तो अंदर आपको पता है जो सेल के, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके जो अंदर का पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आपको क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म में आपको सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे अगर यूकेरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है। या साइटोजोल। और इसके अलावा जो आउटसाइड है, अब आउटसाइड में तो ये डिपेंड करेगा कि वो सेल कहाँ पर है, किस रीजन में है। अगर वो लिक्विड वाटर में है तो वाटर है आउटसाइड में, और या अगर वो सॉइल में है तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर इन्वायरमेंट है। और अगर ये कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का पार्ट है तो आउटसाइड में कोई दूसरी सेल हो सकती है, या फिर यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस हो सकता है, या फिर जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, वो भी हो सकता है यहाँ पर। इसके अलावा जो है ये ल्यूमन साइड हो सकते हैं, जैसे इंटेस्टाइन है तो वहाँ पे ल्यूमन है, तो वहाँ पे भी क्या है, लिक्विड इन्वायरमेंट है एक तरीके से। तो इसके आउटसाइड जो है वो कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट सराउंडिंग हो सकते हैं बेस्ड ऑन कि वो सेल कहाँ पे लोकेटेड है। ओके। सो बट इसका काम यही है कि सराउंडिंग और जो सेल का इंटीरियर उसको सेपरेट करना, एक बाउंड्री बनाना उनके बीच में। इसके अलावा इसके बहुत सारे फीचर और फंक्शन है जिसको अभी हम नेक्स्ट फर्दर स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। बट मेन जो इसका फंक्शन है वो है एक तो बाउंड्री क्रिएट करना, और दूसरा सेल किस तरीके से अपने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करेगी उसको कम्युनिकेट करने में हेल्प करना। राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे एक इमेज शो की गई है, इसको जूम करके, और यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दैट इज इट्स लिपिड बाइलेयर, क्योंकि अगर ये लिपिड मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगी ही नहीं। ठीक है। और ये लिपिड मॉलिक्यूल्स कैसे हेल्प करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनने में? तो आप देख सकते हैं कि जो भी लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके पास एक पोलर हेड होता है और इनकी एक हाइड्रोफोबिक चेन्स। तो ये जो टेल्स हैं ये हाइड्रोफोबिक होती हैं, और ये जो हेड है ये कैसा होता है? ये पोलर होता है। अब पोलर हेड जो होते हैं वो वाटर लविंग होते हैं तो वाटर की साइड फेस कर सकते हैं। बट क्योंकि जो टेल्स हैं ये हाइड्रोफोबिक है नेचर में, इनके पास कोई भी पोलर ग्रुप नहीं है, ना ही इनके चेन में कोई भी चार्ज आयन है या ग्रुप है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या है, ये वाटर से इंटरेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, तो इनको ये बिल्कुल वाटर से हेट करते हैं, दैट मीन्स हाइड्रोफोबिक है। अब क्योंकि हाइड्रोफोबिक है और वाटर से दूर रहना चाहते हैं तो इसीलिए क्या है, ये एक बाइलेयर फॉर्म कर लेते हैं। सो बाइलेयर फॉर्म करने से क्या होता है, ये जो चेन्स हैं इसकी, मतलब जो टेल्स हैं, वो टेल टेल जो है वो आपस में इंटरेक्ट करके एक ऐसा रीजन क्रिएट कर लेते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो अंदर का इन्वायरमेंट है कैसा हाइड्रोफोबिक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टेल्स ही आपको देखने के लिए मिल रहे हैं और वो सब हाइड्रोफोबिक है, तो अंदर का इन्वायरमेंट हाइड्रोफोबिक है। और बाहर जो सरफेस है, ऊपर का सरफेस और जो नीचे का सरफेस है, वो दोनों कैसे हैं? वो सब आपके हाइड्रोफिलिक है, क्योंकि वो पोलर हेड है वहां पर। तो जो पोलर हेड है वो, क्योंकि मोस्टली जो सराउंडिंग है वो उसमें वाटर आपको मिलेगा, सो ये उसके साथ जो है इजीली इंटरेक्ट कर पाते हैं पोलर हेड। और जो साइटोप्लाज्म है वो भी क्या है, मोस्टली वाटर ही है। अब क्योंकि अभी मोस्टली वाटर है तो यहाँ पर भी क्या है, आपके जो पोलर हेड है वो भी इसी की साइड फेस करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। सो ये जो आपके अंदर एक हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट बन गया और बाहर जो है उसका सरफेस पे वो हाइड्रोफिलिक है तो वो इजिली वाटर के कांटेक्ट में रहता है। तो ये आपका लिपिड बाइलेयर जो है इस तरीके से, ये जो लेयर यहाँ पे फॉर्म हुई है ये सेपरेट करेगी सेल के इंटीरियर को उसके एक्सटीरियर से, इस प्रॉपर्टी की वजह से, जो कि क्या है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक जो नेचर है। ठीक है। तो इसकी ये एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों चीज आपको देखने के लिए मिलती हैं। इनमें पोलर ग्रुप भी होता है, इसमें नॉन पोलर ग्रुप भी होता है। ठीक है। तो दोनों ग्रुप जब एक ही मॉलिक्यूल में मिले तो उसको हम बोलते हैं एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। नाउ इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिर्फ लिपिड बाइलेयर नहीं होती, इसके अलावा यहाँ पे कुछ और कंपोनेंट्स भी होते हैं जिससे सेल जो है वो अपनी सराउंडिंग से इंटरेक्ट कर पाती है। इसमें आपको जो दूसरा मेजर कंपोनेंट देखने के लिए मिलता है लिपिड के अलावा वो है आपका प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें प्रोटीन को भी फर्दर हम अभी आगे क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे इमेज में हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो ये है पेरीफेरल प्रोटीन। पेरीफेरल प्रोटीन जो है पेरीफ्री पे मिलेंगे, ठीक है, सरफेस पे मिलेंगे।
इसके अलावा ये वीकली बॉन्डेड हो सकते हैं या फिर कोवलेंटली बॉन्डेड भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो पेरिफेरल प्रोटीन है कोवलेंटली लिंक्ड है किससे, लिपिड से। और जब लिपिड और प्रोटीन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड हो तो आप उसको फोस्फोलिपिड बोल सकते हैं, ठीक है। और सॉरी फॉर नॉट फॉस्फोलिपिड, आप उनको लाइपोप्रोटीन बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें लिपिड और प्रोटीन कंपोनेंट है। इसके अलावा जो प्रोटीन्स हैं वो आपके ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हो सकते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं ये आपके ट्रांस मेम्ब्रेन है, ये जो है मेम्ब्रेन को पूरा जो है उसमें पास हो रहे हैं मेम्ब्रेन से। तो ये कुछ वो स्मॉल था, ये आपका लार्ज है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसके दो एंड है, एक आपका साइटोप्लाज्म की तरफ है, एक एक्सटीरियर की तरफ है, और ये जो मिडल रीजन है ये आपका किससे पास हो रहा है, ये आपका पास हो रहा है लिपिड बाइलेयर से। और जो लिपिड बाइलेयर से जो पास होता है रीजन, जनरली ये हेलिक्स होता है, ठीक है, मोस्टली हेलिक्स होता है, अभी आगे भी डिस्कस करेंगे। और इस टाइप की जो प्रोटीन है, जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इनको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेटेड है इस लिपिड बाइलेयर के अंदर, इसलिए इनको इंटीग्रल प्रोटीन बोला गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको स्टीरोल्स मिलेंगे, ये भी आपके लिपिड्स का टाइप्स हैं। तो अभी हम देखेंगे एक टाइप के लिपिड नहीं, इसमें बहुत सारे टाइप्स के लिपिड इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा जो इसमें नेक्स्ट है, लिपिड देख लिया, प्रोटीन देख लिया, इसके अलावा यहाँ पे होते हैं कार्बोहाइड्रेट। अभी जो कार्बोहाइड्रेट है ये कहाँ पर है, तो कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली में आपको अकेला नहीं मिलेगा, ये किसी ना किसी के साथ एसोसिएटेड ही मिलेगा। अगर ये लिपिड के साथ एसोसिएटेड है, जैसे यहाँ पे लिपिड के साथ ये बॉन्डेड है चेन ओलिगोसैकेराइड की, तो इसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। और अगर ये प्रोटीन के साथ अटैच्ड है तो इसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट भी देखने के लिए मिलता है, ये सेल टू सेल सिग्नलिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसे हम सेल सिग्नलिंग में कवर करेंगे। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या कंपोनेंट है, किस तरीके से दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। नाउ जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की आउटर कवरिंग को ही नहीं बनाता है, इसके अलावा जो आपकी यूकैरियोटिक सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आपको पता है इनके पास क्या होते हैं, इनके पास होते हैं सेल ऑर्गेनल्स। और ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये भी क्या है, इनकी भी कवरिंग होती है, इनके ऊपर भी जो है लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है, जो कि हेल्प करती है इन्हें, ताकि वो सेल के बाकी ऑर्गेनल्स के साथ मिक्सअप ना हो जाए। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो होते नहीं है ये आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, बट यूकैरियोटिक सेल्स में आपको लिपिड ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं ये देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो वेसाइकल्स का फॉर्मेशन है, तो वेसाइकल्स की जो आउटर कवरिंग है वो भी किससे बनेगी, इस मेम्ब्रेन से बनेगी। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हमने बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस किया, जहाँ पर हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया किस तरीके से एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, तो वहाँ पे टीसी हो रही है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ पर हो रहा था, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर और एक इनर। आउटर तो यहाँ पर पोरस ही होती है, मेन जो है वो इनर मेम्ब्रेन है जो कि इम्परमेबल है और सेमी परमेबल है, और उसके लिए क्या है, वहाँ पे सेलेक्टिवली मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। इसके अलावा ये अंदर का मैट्रिक्स हो गया इसका। तो जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी तरीके से आपकी बाकी के कंपोनेंट भी हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी कैसा है, यहाँ पे भी डबल मेम्ब्रेन है, एक इनर और एक आउटर। इसी तरीके से आप देख सकते हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम के ऊपर सिर्फ एक सिंगल लेयर मेम्ब्रेन है। गोल्गी के ऊपर भी कैसी है, सिंगल मेम्ब्रेन है। तो आपको ये याद रखना है कि किस सेल ऑर्गेनल के ऊपर का कितनी लेयर्स हैं। इसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखेंगे, तो जो न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसी से ही आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी आउटर कवरिंग बन जाती है, और ये आप देख सकते हैं ये भी कैसी है, सिंगल लेयर है। तो जैसे कि आपने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और न्यूक्लियस हो गया, ये दोनों ही कैसे हैं, दोनों के ये दोनों आपके मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। और ये जो आपके लाइसोसोम हो गए, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये कैसे हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। इसके अलावा आपको कमेंट करके बताना है कि क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, इसलिए इसको जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइए कि क्लोरोप्लास्ट के ऊपर कितनी मेम्ब्रेन है, ये सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है या फिर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स है, ठीक है।
थाइलाकॉइड जो है उस पे कितनी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये आपको बताना है। आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए मूव करते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन आया था गेट 2021 में। तो गेट 2021 में क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, नॉट ओनली वन, इसमें आपके ऑप्शन में एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज आर सराउंडेड बाय सिंगल फोस्फोलिपिड मेम्ब्रेन। सो ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली में मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, एक से ज्यादा यहाँ पे राइट आंसर हो सकते हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सिंगल है, उनको आपको मार्क करना है। तो जैसा अभी हमने पीछे देखा, इसमें गोल्गी एपरेटस है और लाइसोसोम, ये जो दोनों ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें या न्यूक्लियस की बात करें तो ये क्या है, ये हमारे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आते हैं, ये आपको याद रखना है। इनको वैसे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सभी ऑर्गेनेल्स को, बट ये प्रॉपर्टी जो है रिलेटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए यहीं पे ही डिस्कस किया है इसको। इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपका गेट 2020 में भी पूछा गया था। गेट 2020 क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पर मैच द सबसेलुलर ऑर्गेनल्स लिस्टेड इन ग्रुप 1 विद देयर फीचर्स। सो फीचर्स के साथ उनके जो है मैच करना है। और ये क्वेश्चन आपका अभी होमवर्क है, इसको हम जो है जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेन भी पूछा है, डबल मेम्ब्रेन भी पूछा, जो मैंने अभी आपको डिस्कस कर दिया। मैटरनल इनहेरिटेंस और एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन। मैटरनल इनहेरिटेंस होता है जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल में क्या है, क्योंकि जो फीमेल्स हैं वो क्या है, उनका एग होता है यहाँ पर, ठीक है, और जो मेल है उससे सिर्फ क्रोमोसोम ही आता है। ठीक है, वो सिर्फ क्रोमोसोम प्रोवाइड करता है, उसके अलावा कुछ नहीं। सो यहाँ से क्रोम, बट एग जो है उसके अंदर सब कुछ है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी है, उसके अंदर बाकी के सेल ऑर्गेनल्स भी हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है एक्चुअली में माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है। अब क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का अपना डीएनए होता है तो ये क्या है, डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है मदर से चाइल्ड में। तो दैट मीन्स कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि डायरेक्टली कंट्रोल होने ही होने हैं। ठीक है, और वो कौन से हैं, वो आपके हैं जो आपके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कंट्रोल करता है जिन फैक्टर्स को। ठीक है, सो वो डायरेक्टली मदर से कंट्रोल होंगे उनके उसके डीएनए से। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, और या फिर इसको मैटरनल इनहेरिटेंस बोलते हैं, क्योंकि मदर के थ्रू ट्रांसफर हो रही है। ओके। और एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन होता है आपका कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कई बार कि जब बहुत पहले जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या हुआ कि एक स्मॉल प्रोकैरियोटिक सेल जो है एक लार्ज सेल के साथ क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहने लगी। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है। सो यहाँ पर ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इसमें इसने क्या किया, इसने एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करी इस लार्ज सेल को, और जो लार्ज सेल है वो उसको यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है और उसको रहने के लिए प्लेस दे रही है। तो इसको बोला गया एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन। तो ऐसा एज्यूम करते हैं हम लोग कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक्चुअली में क्या है, एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन है उसका, और इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट भी जो है उसका भी एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन है। सो ये ओवर द टाइम क्या है, ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है उससे आगे बढ़ के ये क्या है, एक इस सेल का पार्ट ही बन गया। ये क्या बन गया, सेल ऑर्गेनल में कन्वर्ट हो गया, जो कि अपने फंक्शन में स्पेशलाइज्ड हो गया। उसका फंक्शन क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन का, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें। ओके, और क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस में वो हेल्प करता है वहां पर। तो इस तरीके से जो है ये आपका एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन थ्योरी है। और इसका प्रूफ इसलिए मिलता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों का खुद का डीएनए। अब क्योंकि दोनों के पास खुद का डीएनए है, तो खुद का डीएनए कहाँ से आया। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जो सेल होती है उसके पास तो एक ही क्रोमो, मतलब जो उसका क्रोमोसोम है वो सब न्यूक्लियस में है, अगर बैक्टीरिया तो न्यूक्लियोइड वगैरह में है। तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कहाँ से आ रहा है, तो वो इसी थ्योरी को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के फीचर्स की और उनके फंक्शन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये आपकी एक्सटर्नल बाउंड्री क्रिएट करती है सेल की। डायनामिक है नेचर में, स्टैटिक नहीं है, मतलब जो चीज जहाँ है वो वैसी ही नहीं रहती है, मूव करते रहते हैं मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, यानी कि हर चीज को अलाउ नहीं करती है अपने अंदर से पास होने के लिए। मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी होता है,
जिसमें हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो मेम्ब्रेन है उसके आउटसाइड और इनसाइड, क्योंकि चार्ज डिफरेंट होता है, तो चार्ज डिफरेंस की वजह से क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। यानी कि एक साइड पॉजिटिव चार्ज आता है, एक साइड मान लीजिए नेगेटिव चार्ज आता है, तो उससे क्या है, यहाँ पे चार्ज का जो डिफरेंस है उसकी वजह से पोटेंशियल जनरेट हो गया है। ओके। और इसके बाद अगर हम फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फीचर है मेम्ब्रेन का, वो है मेम्ब्रेन कंपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि जो कि सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर है। सेल ऑर्गेनल्स में क्या है, सेल ऑर्गेनल्स की जो बाउंड्री बनाई गई है, वो बाउंड्री भी किसकी बनी हुई है, वो भी इसी मेम्ब्रेन से बनी है। अगर ये मेम्ब्रेन नहीं होगी तो यहाँ पे कोई आपका जो है डिफरेंशिएशन ही नहीं हो पाएगा सेल ऑर्गेनल्स के बीच में। राइट। तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या है, हमें सेल ऑर्गेनल्स देखने के लिए मिल रहे हैं, और ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनकी जो मेम्ब्रेन है वो भी किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रही है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से। ठीक है, तो मेम्ब्रेन कंपार्टमेंटलाइजेशन में ये हेल्प करती है। इसके अलावा बायोकेमिकल एक्टिविटीज में ये हेल्प करती है। बायोकेमिकल एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो जैसे कि CO2 का जो फिक्सेशन है, तो CO2 का फिक्सेशन जो है, इसके लिए जो एंजाइम है वो एक्चुअली में जो थाइलाकॉइड है इसकी मेम्ब्रेन पे मिलता है। अब क्योंकि वो वहां पर है तो ये एक तरीके से बायोकेमिकल एक्टिविटीज में भी हेल्प कर रही है। इसके अलावा ये एक सेलेक्टिवली परमेबल बैरियर की तरह एक्ट कर रही है, हर चीज को अलाउ नहीं करती पास करने के लिए। सॉल्यूट्स वगैरह के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। ठीक है। एक्सटर्नल सिग्नल को रिस्पॉन्ड करने में, अब क्योंकि जो सेल का इंटरेक्शन हो रहा है सराउंडिंग से, वो किसके थ्रू होगा, वो इसकी मेम्ब्रेन के थ्रू ही तो होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो ग्लाइकोलिपिड्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट की जो ओलिगोसैकेराइड चेन्स हैं, वो हेल्प करेंगी सिग्नलिंग वगैरह में। और भी तरीके से जब कोई हार्मोन आएगा तो वो कहाँ पे बाइंड करेगा, जिससे जो है इंटरसेलुलर सिग्नल जनरेट होंगे। तो एक तरीके से सेल का जो कम्युनिकेशन है दो सेल्स के बीच का, और सेल का उसके सराउंडिंग के साथ जो कम्युनिकेशन है, उसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा इंटरसेलुलर इंटरेक्शन जो है, दो सेल के बीच में अगर यहाँ पे इंटरेक्शन है, तो जैसे प्लांट सेल में क्या होता है, यहाँ पे चैनल बन जाता है इनके बीच में, दो प्लांट सेल के बीच में, और उसको बोलते हैं प्लाज्मोडायस्मेटा, जिसमें क्या है, इजिली मॉलिक्यूल्स एक सेल से दूसरे सेल में पास हो सकते हैं। और ये तो हमने पढ़ा ही है। एनर्जी ट्रांसडक्शन में जैसे कि हमने देखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, वहां पर होता है ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन एंड ATP का सिंथेसिस। ठीक है, तो इस तरीके से एनर्जी ट्रांसडक्शन में भी हेल्प करती है। तो ये हो गए वो फीचर्स और फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जो कि ये परफॉर्म कर रही है सेल में। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो इसका जो मेजर कंपोनेंट है, दैट इज इट्स लिपिड बाइलेयर। और लिपिड बाइलेयर जो है, जैसा कि हमने डिस्कस किया पीछे भी, कि लिपिड बाइलेयर में दो आपके हैं, क्योंकि क्योंकि इसको लिपिड बाइलेयर बोला गया, इसका मतलब यहाँ पे दो लेयर्स हैं लिपिड की। और ये जो लेयर्स है, एक ऊपर की तरफ यानी कि एक साइटोसोल में होगी, और एक आपकी आउटसाइड यानी कि एक्सटीरियर की तरफ होगी। तो इसको बोला गया है लीफलेट। ठीक है, इनको लीफलेट बोला गया है, एक ऊपर और एक नीचे। राइट। और ये कैसे मॉलिक्यूल होते हैं, ये एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस एम्फीपैथिक क्यों बोला गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया इनके पास पोलर हेड ग्रुप भी होता है, और इसके अलावा इनके पास कैसी चेन है, यहाँ पे नॉन पोलर टेल्स भी इनसे एसोसिएटेड है। तो जो हमने इनका स्ट्रक्चर देखा, ये पोलर हेड और ये इनकी नॉन पोलर टेल। राइट। तो जो पोलर हेड है वो किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, सो उसके लिए जो फोर्सेज हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों, क्योंकि वाटर के यहाँ पे क्या है, यहाँ वाटर होगा, और वाटर और ये पोलर हेड है, तो दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है वो किस टाइप का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, या तो चार्ज की वजह से होगा, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। राइट। अगर नॉन पोलर टेल्स की बात की जाए, तो नॉन पोलर टेल कैसे इंटरेक्ट कर रही है, थ्रू हाइड्रोफोबिक फोर्सेज या फिर वंडरवाल फोर्सेज। तो यहाँ पर जो इनका जो इंटरेक्शन है, यहाँ पे इनका इस रीजन में, जो कि इनका इंटीरियर हो गया इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, यहाँ पर जो इंटरेक्शन है वो कैसा है, हाइड्रोफोबिक है। नाउ अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें कि ये लिपिड मॉलिक्यूल्स किस किस टाइप के स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक तो हमने देख लिया ये जो बाइलेयर स्ट्रक्चर है, इसके अलावा लिपिड मॉलिक्यूल दो स्ट्रक्चर और फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इन स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो लिपिड मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपके मिसल्स बना सकते हैं, बाइलेयर बना सकते हैं, और लाइपोसोम बना सकते हैं। तीनों जो स्ट्रक्चर हैं उनका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं
वो ट्राई करते हैं टू मिनिमाइज द कांटेक्ट बिटवीन हाइड्रोफोबिक लिपिड कंपोनेंट विद वाटर, कि वाटर के साथ ये जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं ये इंटरेक्ट ना कर पाए, उस तरीके का ये स्ट्रक्चर फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उनको टेल्स को दूर रखने की कोशिश करते हैं वाटर से। तो इसमें जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है दैट इज मिसल। मिसल के बारे में बात करते हैं, इमेज से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सो ये जो फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं सिंगल टेल्ड फोस्फोलिपिड। और सिंगल टेल फोस्फोलिपिड में क्योंकि एक ही टेल है, सो इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, थोड़ा कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर है। अब बहुत सारे कोन्स को अगर मैं मिलाऊंगा साथ में, तो उनकी जो टेल्स हैं वो अंदर रहने की कोशिश करेंगे, जो अंदर रहने की कोशिश करेंगी तो ये कैसा बन जाएगा, ये स्पेरिकल यहाँ पे बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कैसा है, स्फेरिकल है। ठीक है, तो क्यों बना है, क्योंकि ये जो है इसकी कॉनिकल शेप की वजह से स्फेरिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है, और इसी को हम बोलते हैं मिसल, जिसमें इंटीरियर में आपके रहेंगी ये टेल्स और आउटसाइड में रहेगा पोलर, क्योंकि आउटसाइड क्या है, वाटर है। अगर किसी तरीके से आप आउटसाइड वाटर रीजन को क्या कर दीजिए, नॉन पोलर कर दीजिए, कोई ऐसा नॉन पोलर सॉल्वेंट यहाँ पे ऐड कर दीजिए वाटर के अलावा, सो ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये डिसरप्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके बाद जो टेल्स हैं उनको हाइड होने की जरूरत नहीं है, और वो इजिली जो है सारे मॉलिक्यूल से आपके डिसॉल्व हो जाएंगे पूरे उसमें। बाइलेयर आपके फॉर्म करते हैं कौन से, ये जब हम बात करते हैं फोस्फोलिपिड, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, इसमें दो टेल्स होती हैं। तो क्योंकि यहाँ पे दो टेल्स है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर है सिलिंड्रिकल। अब सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है तो ये स्फीयर नहीं बना सकता, तो स्फीयर नहीं बना सकता तो क्या करेगा, इसके पास एक ही चॉइस है, क्या बना लेगा, बाइलेयर फॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो बाइलेयर में क्या है, हाइड्रोफोबिक जो टेल्स हैं वो एक साइड हो जाती है, पोलर हाइड ग्रुप दूसरी साइड हो जाते हैं, तो इस तरीके से ये बच जाते हैं। और दूसरा है वेसाइकल फॉर्मेशन। अगर मान लीजिए यहाँ पे ज्यादा लिपिड मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो ज्यादा लिपिड मॉलिक्यूल्स नहीं है तो वो इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये साइड तो एक्सपोज हो ही रही है ना, एंड्स एक्सपोज हो रहे हैं। तो एंड एक्सपोज हो रहे हैं, तो इसलिए जब कम होती है कंसंट्रेशन तो उस केस में ये वेसाइकल्स बना लेते हैं। वेसाइकल से इनके पास एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है जो कि कॉम्पैक्ट है, और इससे क्या है, ज्यादा लिपिड मॉलिक्यूल्स इसमें नहीं चाहिए। इसमें क्या है कि एक इनसाइड रहेगा और एक आउटसाइड है, बीच में अगेन वही आपका। सो ये आपका इसी नहीं, मतलब जो लिपिड बाइलेयर है वही आपका कन्वर्ट हो गई है एक तरीके से वेसाइकल्स में। इसके अंदर जो ये पोलर, ये जो कैविटी है ये कैसी है, ये आपकी पोलर है नेचर में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोलर हेड ग्रुप्स हैं, अब क्योंकि पोलर हेड ग्रुप है तो यहाँ पे वाटर हो सकता है इस कैविटी के अंदर। सो ये थ्री टाइप्स के स्ट्रक्चर जो है लिपिड फॉर्म करते हैं, एक मिसल, बाइलेयर एंड लाइपोसोम। नाउ अब हम बात करेंगे कि सिर्फ एक टाइप के लिपिड मॉलिक्यूल नहीं देखने के लिए मिलते हैं हमें बाइलेयर में, इसमें डिफरेंट टाइप्स के लिपिड हो सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के लिपिड है इन्हें हमने थ्री ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है, और इसमें जो सबसे फर्स्ट क्लास है वो है इनकी फोस्फोलिपिड्स। फोस्फोलिपिड्स जो हैं ये सबसे ज्यादा हमें देखने के लिए मिलते हैं लिपिड बाइलेयर के अंदर। सबसे जो स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रहा है लिपिड बाइलेयर का, वो इन्हीं की वजह से हो रहा है। इनके अंदर क्या है तो उसको डिस्कस करते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है फोस्फोलिपिड के, इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा एक अल्कोहल, फैटी एसिड में देखने के लिए मिलेगा, फॉस्फेट मिलेगा, और एक और अल्कोहल मिलेगा जो कि इस फॉस्फेट से अटैच होगा। ठीक है, जिसके ऊपर इसका हम नाम आगे रखते हैं। अब ये जो अल्कोहल है, अगर ये ग्लिसरॉल है या फिर ये स्फिंगोसिन, दो में से कोई एक हो सकता है। अगर ग्लिसरॉल है तो इसको बोलते हैं हम ग्लिसरोफोस्फोलिपिड, और अगर स्फिंगोसिन है तो स्फिंगोसिन है तो उसको बोलेंगे स्फिंगोफोस्फोलिपिड। तो मतलब कौन सा अल्कोहल है उसी के ऊपर इनके नाम। तो आप इनको दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट टाइप है दैट इज ग्लिसरोफोस्फोलिपिड, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो अल्कोहल है दैट इज ग्लिसरॉल। सो ग्लिसरॉल फैटी एसिड आपके एसिडिज हैं, फोस्फेट भी आपका एसिडिज है, और अल्कोहल जो कि फोस्फेट ग्रुप से अटैच्ड है। अब ये जो फोस्फेट ग्रुप से कौन सा अल्कोहल अटैच्ड है उसी के ऊपर इसका फर्दर जो है इसका नाम रखा जा सकता है। अगर इस पे कोलिन अटैच्ड है तो इसको आप बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे फोस्फेटाइडिल कोलिन, और अगर इससे सीरीन अटैच्ड है तो इसको बोलेंगे हम फोस्फेटाइडिल सीरीन। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर एक बार हम देख लेते हैं। तो ये है आपका फोस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर। इसमें एक पोलर हेड हो गया ये, और ये आपकी टेल हो गई। टेल याद रखिएगा, एक लॉन्ग होती है और एक शॉर्ट होती है। ये लिपिड की ये जो लेयर है उसकी फ्लूडिटी को मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो ज्यादा डिटेल में हमें जाना नहीं है, बट आप याद रखिए कि ये फ्लूडिटी में हेल्प करती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाइड्रोफोबिक टेल्स हो गई, दो टेल्स, एक ये हो गई और एक टेल ये हो गई, राइट। इसके अलावा तो ये हो गई फैटी एसिड्स, और इसके अलावा आपका एक ग्लिसरॉल हो गया। तो क्योंकि ग्लिसरॉल है तो ये क्या है आपके
ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की बात कर रहे हैं हम, तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड हो गई, ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया इसमें। ठीक है, अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप है इससे कौन सा यहाँ पर अल्कोहल अटैच्ड है उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम है। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे अटैच्ड है आपका इथेनॉल अमाइन, ठीक है, तो इसको बोलेंगे, ये आपका पी जो है आपको इसको बोलेंगे आप फोस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन। ठीक है, इसी तरीके से पीसी है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोलिन अटैच्ड है, कोलिन है तो इसका नाम होगा फोस्फेटाइडल कोलिन। इसी तरीके से यहाँ पे अगर सीरीन अटैच्ड है तो इसको बोलेंगे फोस्फेटाइडल सीरीन। और इसी तरीके से आइनोसिटोल अटैच्ड है तो इसको बोलेंगे फोस्फेटाइडल आइनोसिटोल। तो यहाँ इस फोस्फेट ग्रुप से आपका इनमें से कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है और उसी के अकॉर्डिंग इनके नेम्स रखे गए हैं। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। तो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड, इसमें आ जाएगा आपका फोस्फेटाइडल कोलिन, जिसमें यहाँ पे जो आपका अल्कोहलिक ग्लिसरॉल है और जो फोस्फेट से अटैच है वो कोलिन है। और ये सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट जो है दैट इज ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स। और फोस्फेटाइडल सीरीज मैंने आपको बता दिया, फोस्फेटाइडल इथेनॉल अमाइन, और इसके अलावा यहाँ पर फोस्फेटाइडल आइनोसिटोल भी है। नाउ आफ्टर दैट अगर ग्लिसरॉल की जगह स्फिंगोसीन यहाँ पर अटैच्ड होगा तो उसको हम बोलेंगे स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स। और बाकी सब कुछ सेम ही है इसमें स्ट्रक्चर में। और इसके जो एग्जांपल हैं दैट इज स्फिंगोमाइलिन, जो सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका स्फिंगोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड में यहाँ पर स्फिंगोसिन है और जहाँ पर क्या था ग्लिसरॉल था, राइट। नाउ ये तो हो गया हमारा फोस्फोलिपिड, इसके बाद है ग्लाइकोलिपिड्स एंड स्टीरोल, जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। सो लिपिड मॉलिक्यूल्स में फोस्फोलिपिड हम देख चुके हैं, इसके बाद ग्लाइकोलिपिड्स आएंगे। ग्लाइकोलिपिड्स में क्या है, यहाँ पर अगेन यहाँ पर एक अल्कोहल है जो कि ग्लिसरॉल या फिर स्पिंगोसीन हो सकता है। इसके अलावा फैटी एसिड है। अब क्योंकि यहाँ पे ग्लाइको है इसका मतलब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है, सो ये आपके कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे अटैच होते हैं, यानी कि जिस लिपिड मॉलिक्यूल से कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला, ग्लाइकोलिपिड्स। और यहाँ आपके मोनोसेक्राइड्स भी हो सकते हैं या फिर ये ओलोसेक्राइड्स चेन भी हो सकती हैं। अगर हम सिंपल स्पिंगो ग्लाइकोलिपिड्स की बात करें, ठीक है, तो स्पिंगो क्योंकि यहाँ पे आपकी कौन सी है, ये स्पिंगोसीन है। ठीक है, और ग्लाइको क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट है और लिपिड है। तो जो फोस्फोलिपिड्स थे उसमें यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की जगह क्या था, अल्कोहल था, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, ये डिफरेंस है। इसमें एग्जाम्पल आपका सेरिब्रोसाइड, जिसमें ग्लूकोज या गैलेक्टोज अटैच होता है इसके साथ। और इसके काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स का एक एग्जांपल है ग्लोबोसाइड। तो कोई भी ओलिगोसैकेराइड का तो सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये आपको कहाँ पे मिलते हैं, ये आपको मिलते हैं आउटर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जितने भी ग्लाइकोलिपिड है वो आउटसाइड ही मिलेंगे, क्योंकि वो सेल टू सेल इंटरेक्शन, मतलब जो आउटसाइड इंटरेक्शन है उसमें हेल्प कर रहे हैं सेल सिग्नलिंग वगैरह में। ठीक है, तो ये कहाँ पे होंगे, ये आउटसाइड आपको मिलेंगे, ना कि इनसाइड। इसके बाद जो लास्ट है दैट इज स्टीरोल्स। अब जो स्टीरोल्स है ये क्या है, ये आपकी 4 फ्यूज्ड रिंग होती हैं इसमें। अब ये जो 4 फ्यूज्ड रिंग है इसमें क्या है, जो 3 रिंग्स हैं वो 6 कार्बन की होती हैं और जो एक रिंग है वो 5 कार्बन की बनी होती है। ठीक है, जैसे कि अभी आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ये रिजिड होती है और प्लानर होते हैं। और इसमें जो सबसे अच्छा एग्जांपल है दैट इज कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये सबसे मेजर स्टीरोल है एनिमल सेल में, बट प्लांट्स में नहीं मिलेगा ये आपको कोलेस्ट्रॉल, ये एनिमल्स में मिलता है। और ये एक बैक्टीरिया में भी मिलता है, वैसे बैक्टीरिया में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता बट एक्सेप्ट माइकोप्लाज्म, याद रखिएगा, माइकोप्लाज्म जो है इसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है एज लाइक इन एनिमल सेल। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में आपको मिलेगा स्टिग्मास्टिरॉल एंड साइटोस्टिरॉल। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल का ही एक आप कह सकते हैं अल्टरनेटिव है प्लांट्स के लिए। और फंगस की बात करें तो वहां पे होता है इरोस्टिरॉल। आई होप इट इज क्लियर, स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल है जो एनिमल में मिलेगा, ये एर्गोस्टिरॉल है जो फंगल में मिलेगा। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे जी नहीं आया था, ERGO। और ये आपका स्टिग्मा स्टिरॉल। ओके, आई होप इट इज क्लियर। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, तीनों का स्ट्रक्चर काफी सिमिलर है। इसमें जैसा मैंने आपको बताया था इसमें कितनी 4 फ्यूज्ड रिंग है। सो 1 2 3 4। जो 3 रिंग्स हैं वो किसके हैं, 6 कार्बन की हैं, यानी कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6।
1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 एंड 4 5 6, बट ये जो फोर्थ वाली ये क्या है, 5 कार्बन की रिंग है। तो जैसा आपको पता है कि 4 फ्यूज्ड रिंग्स हैं इसमें, ठीक है। 3 6 कार्बन की हैं और एक 5 कार्बन की है। सब में आप देख सकते हैं सभी का स्ट्रक्चर कॉमन है। नाउ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन है वो आपकी सेल टू सेल भी वेरी करती है, स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है, और कंडीशन पे भी डिपेंड करती है कि इन्वायरमेंट की कंडीशंस क्या है। किस सेल ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। सो कौन सा कंपोनेंट ज्यादा रखना है, कौन सा कंपोनेंट कम रखना है, ये डिपेंड करता है कि वहां पे उसका क्या फंक्शन है या वो क्या रोल प्ले करेगी, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स, तो यहाँ पर जो आपको ये मिलेगा 21%। 21% क्या है, ये आपका फोस्फेटाइडिल कोलिन। इसके अलावा अगर हम बात करें फोस्फेटाइडिल इथेनॉलमाइन और फोस्फेटाइडिल सीरिन की, तो ये 29% मिलेगा। स्फिंगोमाइलिन की बात करें तो 21 मिलेगा परसेंट, और कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो 26% आपको मिलेगा। अब कोलेस्ट्रॉल आप देख सकते हैं कहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें ये बीन्स, कॉलीफ्लावर, ये भी कॉलीफ्लावर, और ये क्या इकोलाई हो गया, रेट, तो रेट में तो आपको मिलेगा। बट ये जो प्लांट्स की जहाँ पर बात हो रही है, सो प्लांट्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे स्पिंगोमाइलिन भी आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। यही पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसमें क्या एब्सेंट है। इकोलाई में देखे, इकोलाई में आपका ये फोस्फेटाइडिल कोलिन नहीं मिलता है, ठीक है। बाकी प्लांट्स में मिल रहा है, एनिमल्स में मिल रहा है, बट बैक्टीरिया में नहीं मिल रहा है, तो फोस्फेटाइडिल कोलिन यहाँ पे एब्सेंट होता है। इसके अलावा सब कुछ ही एब्सेंट है, बस इनके पास क्या मिल रहा है, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको 85% मिल रहा है। आपको ये फोस्फेटाइडिल इथेनॉलमाइन एंड फोस्फेटाइडिल सीरीन, स्पिंगोमाइलिन भी यहाँ से, और कोलेस्ट्रॉल, ये सब एब्सेंट है। बट हमने देखा था माइकोप्लाज्मा जो है उसके अंदर आपको कोलेस्ट्रॉल देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो रेट की यहाँ पे बात हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपोजिशन वेरी कर रही है विद इन द सेल ऑर्गेनल्स, तो सेल ऑर्गेनल में किसकी क्या कंपोनेंट की कितना परसेंट है वो वेरी कर रहा है, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो प्लांट्स हैं, सो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे भी कंपोजिशन क्या है, वेरी करती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्या लोकेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और किस स्पीसीज की हम बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है ये जो कंपोजिशन है ये वेरी करती है लिपिड्स की, राइट। नेक्स्ट फीचर जो है वो लिपिड मॉलिक्यूल्स का वो है उनका मोशन, ठीक है। सो जो लिपिड लेयर है, बाइलेयर, ये क्या है, डायनामिक स्ट्रक्चर है, यानी कि यहाँ पे मोशन होता है। और जो लिपिड बाइलेयर है आप बोल सकते हैं कि एक्ट करते हैं एज अ फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है, दोज विच हैविंग द एबिलिटी टू फ्लो, जिनके पास फ्लो की एबिलिटी होती है, जैसे एयर हो गया, लिक्विड हो गया, तो इनके पास फ्लो की एबिलिटी है, तो इसलिए इनको फ्लूइड बोला गया है। इसी तरीके से लिपिड बाइलेयर भी कैसे एक्ट करती है, एज अ फ्लूइड एक्ट करती है। अब जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है इसमें दो तीन टाइप के मोशन हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसमें फर्स्ट है आपका रोटेशन मोशन, फिर लेटरल डिफ्यूजन, और एक है आपका ट्रांसफर डिफ्यूजन। तो जैसे कि आप यहाँ इस फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं कि ये जो आपका लिपिड का मॉलिक्यूल था ये यहाँ पे डिफ्यूज कर गया कहाँ पर, जो दूसरी लेयर है, ठीक है। लिपिड बाय लेयर में जो दो लेयर है, एक अप से बॉटम में आ गया है, या बॉटम से अप में भी जा सकता है, तो ये रिवर्सिबल है, ठीक है। तो ये जो मोशन है इसी को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स डिफ्यूजन, ट्रांसफर डिफ्यूजन, या फिर इसको हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूजन, क्योंकि एक साइड से फ्लिप हो रहा है और वापस फ्लॉप, तो फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूजन इसको बोलते हैं। और ये कितने टाइम तक जो है ये वो यहाँ से यहाँ पर जो आया है मॉलिक्यूल, ये कितने टाइम तक यहाँ पर रहेगा, तो इसको क्या किया है इन्होंने, रेडियो एक्टिवली लेबल कर दिया, उसके बाद देखा कि कितने टाइम तक यहाँ पर रहेगा। तो इसका जो हाफ लाइफ है वो होती है डेज में, ठीक है। डेज और कुछ आवर्स भी हो सकते हैं, तो ये मैटर करता है, डिपेंड करेगा कंडीशंस वगैरह के ऊपर, ठीक है। तो इसकी हाफ लाइफ मतलब कि आपका कितने, मतलब वो कंसेंट, वो टाइम जिसमें जो आपकी हाफ पॉपुलेशन है वो आपकी वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चली जाएगी, ठीक है। सो दैट इज इट्स हाफ लाइफ। नाउ इसके अलावा जो बाकी के मोशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो लिपिड मॉलिक्यूल है ये आगे मूव कर गया, तो जो आगे का मोशन है इसको हमने बोला लेटरल डिफ्यूजन। और रोटेशनल मोशन मतलब है कि अपनी पोजीशन पे ही रोटेट करना, अपनी पोजीशन पे रोटेट करना, तो अपनी पोजीशन पे रोटेट कर सकता है, लेटरली आगे की तरफ डिफ्यूज कर सकता है,
और ट्रांसफर मोशन में फ्लिप फ्लॉप हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि किस तरीके से लिपिड मॉलिक्यूल जो है मोशन में रहते हैं, इसलिए क्या ये फ्लूइड है या फिर आप कह सकते हैं डायनामिक स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से ये तो आपने देखा कि जो नॉर्मल यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, तो हाफ लाइफ मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो ये जो आपके लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको एक्टिव प्रोसेस के थ्रू भी एक साइड से दूसरी साइड पे जो है इनको ट्रांसफर किया जा सकता है। और इसके लिए क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए क्या है एक्टिव प्रोसेस यानी कि एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड। क्यों? क्योंकि जब इस लिपिड मॉलिक्यूल को यहाँ से यहाँ पर आना है तो इसको क्या है, ये जो पोलर हेड है इसको इस हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट से होके मूव करना पड़ेगा, राइट। और इसी के लिए क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और यहाँ पर जो है इस प्रोसेस को जो एंजाइम कराते हैं, उसमें फर्स्ट एंजाइम है फ्लिपेज। सो फ्लिपेज जो है पी टाइप एटीपेज। अब पी टाइप एटीपेज क्या है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा। बट जो एटीपेज होते हैं उनका काम है ये एनर्जी लेकर के एटीपी से उसके बाद उस रिएक्शन को कराते हैं। मेन वर्क इनका यही है। सो ये क्या करेंगे, एटीपी को यहाँ से लिया, एडीपी और पीआई में कन्वर्ट कर दिया, और जो एनर्जी निकली उससे उन्होंने क्या किया, इसको यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर कर लिया। ठीक है, सो ये हो गया आपका फ्लिपेज का वर्क। और फ्लिपेज जो है ये किसका ट्रांसपोर्ट कराते हैं, ये कराते हैं फोस्फेटाइडिल सेरीन एंड फोस्फेटाइडिल इथेनॉल अमाइन। जिनके पास क्या है, दैट कंटेन फ्री अमाइनो ग्रुप, जिनके पास फ्री अमाइनो ग्रुप्स होता है उनका ये ट्रांसफर कराते हैं। और इसके अलावा फिर आपका फ्लोपेज है। फ्लोपेज में जो है यहाँ पे पी टाइप एटीपेज था, और ये आपका एबीसी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। ये सब ये आपको एक्सप्लेन करेंगे अभी हम आगे फर्दर स्लाइड्स में कि पी टाइप क्या है या एबीसी ट्रांसपोर्टर क्या है। ये थोड़ा सा इनके बीच में डिफरेंस है। अब फ्लोपेज जो एबीसी ट्रांसपोर्टर है, यहाँ पर भी एटीपी से एडीपी और पीआई, और ये आप वापस इसको कहाँ भेज देगा, ऊपर मतलब साइटोसोलिक साइड जो है उस साइड पे इसको भेज दिया जाएगा। और लास्ट में है आपका स्क्रैम्बलेज, और जो स्क्रैम्बलेज है इसको किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे कैल्शियम आयन की इसको जरूरत पड़ती है, और उसके बाद जो है ये दोनों डायरेक्शन में इसको मूव करा सकता है। क्लियर है? सो जो फ्लिपेज है उसका वर्क है कि वो जो एक्सटीरियर है या जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है उस साइड से लिपिड मॉलिक्यूल को कहाँ पे लेकर के आना, साइटोसोल की तरफ लेकर के आना, राइट, साइटोप्लाज्म साइट। और फ्लोपेज का काम होता है कि ये साइटोसोल से वापस से उसको वहां पे भेज दे। और जो स्क्रैम्बलेज है ये बिना एनर्जी के रिक्वायरमेंट के, इन दोनों को तो एनर्जी चाहिए, ये दोनों एक्टिव प्रोसेस है, बट इसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इनको वापस भेज देगा। ठीक है, और उसके लिए बस इसको कैल्शियम आयन यहाँ पे जरूरत पड़ती है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है कि किस तरीके के मोशन जो है लिपिड मॉलिक्यूल यहाँ पे शो करते हैं लिपिड बाइलेयर के अंदर। नाउ अगर हम टेम्परेचर के इफेक्ट की बात करें, तो जो मेम्ब्रेन है अगर लो टेम्परेचर पर है तो वो जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन शो करती है, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर है तो उस केस में वो फ्लूइड लाइक ऑर्गेनाइजेशन शो करती है। ठीक है, तो जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, तो ये है आपकी जेल लाइक कंसिस्टेंसी, जहाँ पर जो है ये जो मोशन है वो इस तरीके से आपका कम हो गया है मॉलिक्यूल्स का, और ये फ्लूइड लाइक कंसिस्टेंसी। तो एनर्जी क्योंकि ज्यादा हो गई है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो जब कोल्ड हो जाता है तो कोल्ड से क्या है कि मेम्ब्रेन रिजिड हो सकती है, और इसको रिजिड होने से बचाने के लिए क्या है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल अपना रोल प्ले करता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है इसको रिजिड होने से प्रोटेक्ट करता है। और फ्लूइड लाइक कंसिस्टेंसी में यहाँ पर जो है ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो ये मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर चले जाएंगे, तो वो भी ज्यादा दूर नहीं जाने चाहिए, अदरवाइज जो है यहाँ पे उसका जो मेम्ब्रेन है उसकी इंटेग्रिटी लूज हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये है आपके राफ्ट। ठीक है, राफ्ट बोलते हैं एनरिच्ड स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल रीजन जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसको राफ्ट बोला गया है। ठीक है, नाउ लिपिड्स की तो हमने बात कर ली, नेक्स्ट है हमारे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पे दो टाइप्स के प्रोटीन्स हमें मिलते हैं लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। और उसमें जो फर्स्ट है दैट इज पेरिफेरल प्रोटीन, जो हमें पेरिफेरी पे मिलेंगे। ठीक है, और एक है इंटीरियर प्रोटीन्स। नाउ जो पेरिफेरल प्रोटीन है आप इनको इजीली जो है यहाँ से रिलीज करा सकते हैं बाय चेंजिंग पीएच ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ। तो सिंपली अगर आप पीएच चेंज कर दें या आयनिक स्ट्रेंथ चेंज कर दें तो इससे जो है ये आपके इजीली यहाँ से रिमूव
हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रांगली इतना बॉन्डेड नहीं है लिपिड बाइलेयर से, तो वीक इंटरेक्शन के थ्रू है, तो इसलिए इजिली यहाँ से रिमूव कराए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो इनका इंटरेक्शन है वो कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है और हाइड्रोजन बॉन्डेड है, क्योंकि यहाँ पे पोलर की बात कर रहे हैं। इसका जो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वो है स्पेक्ट्रिन, जो कि क्या है, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, आरबीसी को शेप देने का काम है इसका। ये आरबीसी की शेप कैसी होगी वो इस मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है, स्पेक्ट्रिन के ऊपर। नाउ ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये होते हैं एम्फीट्रोपिक प्रोटीन। एम्फीट्रोपिक प्रोटीन क्यों बोला गया, क्योंकि आपको मेम्ब्रेन में भी मिलते हैं और इसके साथ साथ ये साइटोसोल में भी मिलते हैं। ठीक है, यानी कि हम मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच हो सकते हैं और साइटोसोल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और ऐसे जो प्रोटीन्स होते हैं उनको बोलते हैं एम्फीटोरिक प्रोटीन। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इनका कोई ना कोई रोल होगा रेगुलेशन वगैरह में, इसलिए इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे अटैच था, और उसके बाद जब कोई यहाँ पे रेगुलेशन हुआ जिसकी सिग्नलिंग वगैरह जो भी, उससे क्या कंपोनेंट डिटैच हो गया। जिसे हम अभी सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो इस तरीके के जो प्रोटीन्स हैं जो कि पहले तो अटैच होते हैं मेम्ब्रेन से, बट जैसे ही सिग्नल मिलता है तो वहाँ से डिटैच हो जाते हैं, ताकि फर्दर जो सेल के अंदर जो सिग्नलिंग होनी है, इंट्रासेलुलर जो सिग्नलिंग होनी है उसको करा सके। ओके, तो ये इनका रोल रहता है। और इसमें आप देख सकते हैं ये भी आपके क्या है, कुछ मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये आपके अटैच हो सकते हैं कोवलेंटली विद द मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर है ये आपका एसाइलेशन के थ्रू, तो यहाँ पे एक फैटी एसिड चेन से अटैच्ड है, ये यहाँ पे सिस्टीन रेसिड्यूज हैं उसके थ्रू अटैच है, और यहाँ पर ये एंकर्ड है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिल फोस्फेटाइडिल आयनोसिटॉल। ठीक है, तो ये आप पे देख सकते हैं। तो जो प्रॉपर लिपिड मॉलिक्यूल है उसके थ्रू, तो यहाँ पे प्रॉपर लिपिड था, तो यहाँ पर ये एक फैटी एसिड की चेन और यहाँ पे सिस्टीन है। तो डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू क्या होते हैं, ये आपके कोरेंटली भी अटैच हो सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। राइट, नेक्स्ट इसमें आएंगे हमारे पेरिफेरल प्रोटीन के बाद इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन जो है ये काफी टाइटली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जिस इंटरेक्शन के थ्रू लिप प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं वो है आपका हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। क्योंकि इंटीग्रल प्रोटीन है तो इनका एक सेगमेंट जो है वो मतलब इंटीग्रेटेड है आपका किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंटीरियर कैसा है, हाइड्रोफोबिक। दैट मीन्स ये जो प्रोटीन है इनके पास भी एक हाइड्रोफोबिक रीजन होगा, जो हाइड्रोफोबिक रीजन क्या करेगा, इस लिपिड लेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा। क्लियर है, तो इसलिए थोड़ा टाइटली यहाँ पे इसके साथ एसोसिएटेड है। और अगर इनको रिमूव कराना तो यहाँ पे जेंटल मेथड से वर्क नहीं बनेगा, यहाँ पर आपको थोड़े स्ट्रॉन्ग मेथड यूज करने पड़ेंगे, और इसमें है आपका डिटर्जेंट। ठीक है, तो अगर आप डिटर्जेंट का यूज करेंगे तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका मोनोटॉपिक है, अभी आप ये डिस्कस करेंगे क्या होता है मोनोटॉपिक, और ये पॉलीटॉपिक है। तो मोनोटॉपिक मतलब जो सिर्फ जिसका एक ही पार्ट जो है एक ही लेयर के साथ इंटरेक्शन है, और ये पूरा क्या है, ये इसमें ट्रांस मेम्ब्रेन अक्रॉस द मेम्ब्रेन इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसीलिए इसको पॉलीटॉपिक बोला जाए। तो ये भी डिटर्जेंट के थ्रू बाहर आ जाएगा और ये भी डिटर्जेंट के थ्रू बाहर आ जाएगा। जो कैसे बाहर आएंगे, जो इनका हाइड्रोफोबिक रीजन है, अगर उस हाइड्रोफोबिक रीजन को किसी तरीके से आप वाटर से प्रोटेक्ट कर सके तो ये इससे डिसोसिएट हो जाएंगे, और उसका उसके लिए क्या है, डिटर्जेंट का यूज किया गया है। डिटर्जेंट भी क्या होते हैं, इनका भी पोलर हेड और नॉन पोलर टेल होती है। अब क्योंकि इनकी टेल्स नॉन पोलर है तो वो इस रीजन के साथ इंटरेक्ट करेंगे और उसको वाटर से प्रोटेक्ट कर लेंगे जिससे ये डिसोसिएट हो जाए। ओके, सो मोनोटॉपिक क्या है, मोनोटॉपिक जो कि सिर्फ एक लीफलेट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और पॉलीटॉपिक जो है जो लिपिड बाइलेयर में अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो है उसमें सेवरल टाइम्स जो है ट्रांसफर होती है। यहाँ तो आपको सिंगल दिख रहा है, इस तरीके से ये इस तरीके से भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए तो बोला गया पॉलीट्रॉपिक, और ये आपका अगर सिर्फ एक ही लीफलेट के साथ इंटरेक्ट करें तो इसको बोलेंगे मोनो। अब नाउ ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये कैसे होते हैं, ये एंटीपैथिक होते हैं। एंटीपैथिक कैसे होते हैं, क्योंकि जैसा आपने देखा कि एक इनका पोलर है और एक है इनके पास नॉन पोलर है, तो एंटीपैथिक हो गए, क्योंकि एंटीपैथिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनके पास पोलर नॉन पोलर दोनों ग्रुप होते हैं। इसी तरीके से ये इसका नॉन पोलर है और ये इसका पोलर है। क्लियर है, ना वो जो नॉन पोलर रेसिड्यूज हैं वो आपके इंटरेक्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये लिपिड कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और ये ही आपको किस में हेल्प करेंगे, एंकरिंग में हेल्प करेंगे, क्योंकि जो एंकरिंग हो रही है प्रोटीन की किसके साथ, मेम्ब्रेन के साथ, वो क्या है, वो इन्हीं नॉन पोलर रेसिड्यूज की वजह से पॉसिबल है। इसका अगर हम एक एग्जांपल है तो दैट इज ग्लाइकोपोरिन।
तो ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये आपका मेजर सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जो कि हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, आरबीसीज में देखने के लिए मिलता है। नाउ जो हमारे मेम्ब्रेन स्पेनिंग सेगमेंट है, ठीक है, इन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का, वो मेनली जो है वो आपका कैसा होता है, वो अल्फा हेलिक्स होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, तो ये आपका ग्लाइकोफोरिन ए डाइमर। ठीक है, और ये जो ग्लाइकोफोरिन ए डाइमर है, जो कि जैसा मैंने आपको बताया क्या है, सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि आरबीसी में मिलता है। तो डाइमर है, इसका मतलब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल कितनी बार पास हुआ है, सिर्फ एक बार। और जहां से पास हो रहा है, अगर आप इस रीजन को ध्यान से देखें, तो ये रीजन कैसा है, ये हेलिक्स है। ठीक है, अल्फा हेलिक्स। ठीक है, तो जो ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट होता है, ठीक है, जो कि आपका सेगमेंट जो कि इस हाइड्रोफोबिक रीजन से इंटरेक्ट करता है, वो आपका मेनली कैसा होता है, हेलिक्स होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलिक्स की फॉर्म में यहाँ पे शो किया गया है। और ये फिर आउटसाइड रीजन है। तो आउटसाइड वाला तो पोलर ही होगा, तभी वो इंटरेक्ट कर पा रहा है आउटसाइड से, इन्वायरमेंट से। ठीक है, बट ये जो रीजन है, ये आपका अल्फा हेलिक्स है। ओके, बट ये बीटा बैरल भी हो सकती है। बीटा बैरल होती हैं तो वो किससे बनी होती है, एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड से, जो कि हम प्रोटीन में स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं इनका। और इसका एग्जांपल है पोरिन। तो बीटा बैरल क्या है, ये एक तरीके से एक होलो चैनल बना देते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और उस मतलब पोर्स जनरेट कर देंगे। उस पोर्स के थ्रू जो है आपके मॉलिक्यूल्स पास हो पाएंगे, डिफ्यूज हो पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख पाएंगे, तो ये आपका एक्सटीरियर पार्ट है, ये साइटोसोल और ये मेम्ब्रेन। और ये जो आपका मेम्ब्रेन वाला पार्ट है, मेम्ब्रेन स्पेनिंग सेगमेंट है, ये किससे बना हुआ है, बीटा बैरल से। तो यहाँ पर आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, तो ये आप देख सकते हैं। तो बीच में क्या है, एक होलो चैनल यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, जिससे मॉलिक्यूल पास हो सकता है, इसलिए इसका नाम क्या है, पोरिन। तो पोर्स यहाँ पे इसने बना दिए हैं मेम्ब्रेन में। आई होप इट इज क्लियर। तो ये आपने देखे कि पेरि जो आपके मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये दो टाइप के हो सकते हैं, पेरिफेरल एंड इंटीग्रल। अब जो इंटीग्रल प्रोटीन है, उसमें भी दो टाइप देखे, कि जो आपके सिर्फ एक ही लीफलेट से इंटरेक्ट कर रहे थे, और जो अक्रॉस मतलब ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जो कि पूरा यहाँ पे क्रॉस कर रहे थे। ओके, इसके अलावा फिर हमने देखे कि ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, यहाँ पर जो है इनका जो सेगमेंट है, मेनली जो ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट है, वो कैसा होता है, अल्फा हेलिक्स या फिर बीटा बैरल। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि जो ये जो प्रोटीन्स हैं, ये एक्चुअली में यहाँ पे क्या है, कैरियर का काम करते हैं या फिर चैनल का काम करते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो प्रोटीन्स हैं, ये आपके हेल्प करते हैं किसमें, ट्रांसपोर्ट में। तो हम ऐसे प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जो कि ट्रांसपोर्ट में आपके हेल्प करते हैं, और उसमें दो टाइप्स आते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपका कैरियर प्रोटीन एंड चैनल प्रोटीन। ठीक है, और ये सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट कराएंगे। ठीक है, मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरी साइड में जो ट्रांसपोर्ट होना है, उसमें ये हेल्प करेंगे। किस तरीके से हेल्प करेंगे, तो देखिए सबसे पहले कैरियर प्रोटीन की बात करें। तो कैरियर प्रोटीन क्या है, इसको आप क्लासिफाई कर सकते हैं यूनिपोर्टर। यूनिपोर्टर मतलब ये सिंगल सॉल्यूट का ट्रांसफर कराते हैं। इसके अलावा को ट्रांसपोर्टर होते हैं, जो कि दो का कराते हैं। अब दो का जो ट्रांसपोर्ट है, वो दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है सिंपोर्ट और दूसरा हो सकता है एंटीपोर्ट। इमेज से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आपके ट्रांसपोर्टर हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, 10 की पावर 2 से 10 की पावर 4 मॉलिक्यूल्स को पर सेकेंड यहाँ पे ट्रांसफर कराते हैं। दैट मीन्स 100 से 10,000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड यहाँ से इनके थ्रू ट्रांसफर होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो यूनिपोर्टर में क्या है कि सिर्फ एक जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूल है, वो आपका ट्रांसफर होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें को ट्रांसपोर्ट की, और उसमें भी हम बात करें सिम ट्रांसपोर्ट, तो ही सिम मतलब है सेम साइड से। तो यहाँ पर दो सॉल्यूट हैं, S1 एंड S2, जो कि डिफरेंट डिफरेंट होंगे, और ये दोनों क्या है, एक साथ मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला गया सिम पोर्ट। एंटी पोर्ट में क्या है कि दो डिफरेंट सॉल्यूट होंगे, और ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो S1 अगर अंदर आ रहा है, तो S2 जो है बाहर जाएगा। तो इसलिए इसको बोला गया एंटी पोर्ट। एंटी मतलब अपोजिट साइड से। ठीक है, तो ये आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि यूनिपोर्ट क्या है, सिम्पोर्ट क्या है, और एंटीपोर्ट क्या है। ठीक है, यूनिपोर्ट में एक सिंगल मॉलिक्यूल एक साइड में, और सिम्पोर्ट में दो मॉलिक्यूल सेम साइड में, एंटीपोर्ट में दो मॉलिक्यूल अपोजिट साइड में। ये हो गए हमारे कैरियर प्रोटीन्स। ठीक है, तो जो कि कह रहे हैं, इनको कैरी करने में हेल्प कर रहे हैं, ट्रांसफर में हेल्प कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं चैनल प्रोटीन।
ये क्या चैनल जनरेट कर देते हैं। ठीक है। अब जो चैनल यहाँ पे जो जनरेट करेंगे, उससे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल अपना पास होंगे डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कैसे करेंगे, तो इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है गेटेड चैनल और एक होता है नॉन गेटेड चैनल। तो नॉन गेटेड चैनल जो होते हैं ये आपके लीकी चैनल आप इसको बोल सकते हैं, ये हमेशा ओपन ही रहते हैं, ओपन ऑल द टाइम, ये बंद नहीं होते कभी। बट जो गेटेड चैनल्स हैं वो क्या है, रेगुलेट होते हैं। ये एक रिस्पांस मिलने पर ही ओपन होते हैं और फिर क्लोज हो जाते हैं। तो ये किस तरीके से कंट्रोल हो सकते हैं, इसमें आपके वोल्टेज गेटेड हो सकते हैं, यानी कि वोल्टेज से कंट्रोल हो सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों साइड पे क्या वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। लाइगेंड गेटेड हो सकते हैं, जब कोई पर्टिकुलर लाइगेंड आकर के बाइंड करेगा इनसे तब जाके ऊपर होंगे, जैसे एसिटाइल कोलिन। ठीक है, जो कि आपका किसमें होता है, न्यूरॉन्स में हो गया। और मैकेनिकल गेटेड चैनल्स हो सकते हैं, जैसे कि कोई स्ट्रेस डेवलप हुआ तो ये एकदम से ओपन हो जाएंगे। तो ये थ्री टाइप्स के आपने देखिए गेटेड चैनल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में, तो ये सिंगल गेट में क्या है, ये गेट यहाँ पे भी क्लोज है और ये ओपन हो जाएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे इजिली दोनों साइड मूव कर सकते हैं। अब ये किस साइड मूव करेंगे, डिपेंड करेगा कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, क्योंकि आपको पता है मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये मूव करेंगे। और ये एक और टाइप का है, ये अल्टरनेटिंग गेट्स हैं, इनको पंप बोला जाता है। और पंप दूसरी तरीके से काम करते हैं, पहले क्या करते हैं, पहले वो एक साइड से ओपन होंगे। जब एक साइड से ओपन होंगे तो कुछ मॉलिक्यूल्स एंटर करेंगे या कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाएंगे। फिर ये क्लोज हो जाएंगे एक साइड से और दूसरी साइड से ओपन हो जाएंगे। जब दूसरी साइड से ओपन होंगे तो मॉलिक्यूल्स फिर यहाँ से बाहर चले जाएंगे, मतलब एक साइड से ओपन रहेंगे और फिर जब दूसरी, जैसे कन्फर्मेशन चेंज होगी तो दूसरे एंड पे ओपन हो जाते हैं, तो इस तरीके से ट्रांसफर, तो ये क्या पंप की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, एक साइड से इनटेक लेते हैं, दूसरी साइड से आउट कर लेते हैं। ठीक है, और ये ओपन ही रहते हैं तो दोनों साइड इजिली जो है यहाँ पे मोशन हो सकता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है कि गेटेड और नॉन गेटेड में क्या डिफरेंस है। सो हमने डिस्कस कर लिया कि लिपिड्स के टाइप्स क्या हैं, और उसके बाद हमने प्रोटीन भी डिस्कस कर लिया जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपका प्रेजेंट है। ठीक है, और उसके टाइप्स क्या हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। हमें पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या है, सेलेक्टिव है। वो क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, हर किसी को अलाउ नहीं करती है। तो अब हमें वही देखना है कि किसको अलाउ करेगी किसको अलाउ नहीं करेगी। तो अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर यानी कि जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो और जिनके ऊपर कोई पोलर ग्रुप नहीं हो। पोलर में क्या होता है, पार्शियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पार्शियल चार्ज क्या होता है, पार्शियल चार्ज जैसे वाटर मॉलिक्यूल क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर हम बात करें H2O की, तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन को लेने की एबिलिटी ज्यादा है। और आप इसे ऐसे ही समझ सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का न्यूक्लियस बड़ा है हाइड्रोजन से। तो इस केस में क्या है कि ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन ये जो शेयर किए हैं बॉन्ड के, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसके वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्योंकि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर चले गए हैं तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो पार्शियल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इसी को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल्स वहाँ वो होते हैं जिसमें कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट हो, जो कि क्या करे, इलेक्ट्रॉन को ले ले, ताकि जो है पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाए मॉलिक्यूल में। कंप्लीटली नहीं मिलेगा, अगर कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का तो वो चार्ज हो जाए। तो चार्ज मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल में ये डिफरेंस होता है कि पोलर मॉलिक्यूल्स में कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता, बट थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। और चार्ज मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से दे दिया जाता है उसको सामने वाले को। ठीक है, तो जैसे NaCl है तो ये क्या है आपके चार्ज मॉलिक्यूल, जैसे ये डिसॉल्व करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस में अलग अलग हो जाएंगे दोनों। तो साथ में इसलिए रहते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। बट ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है इसको आप ओवरकम कर सकते हैं, जैसे कि वाटर में डिजोल्व करा दीजिए, ओवरकम हो जाएगा, Na प्लस अलग हो जाएगा, Cl माइनस अलग हो जाएगा। तो यही आपने देखा कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जिनके ऊपर कोई चार्ज ना हो, जिनके ऊपर कोई भी पोलर ग्रुप ना हो, ठीक है, तो उनका जो ट्रांसफर है वो लिपिड बाइलेयर में इजीली हो सकता है, उसके लिए कोई यहाँ पे रोक टोक नहीं है। क्योंकि जो लिपिड बाइलेयर है उसका इंटीरियर कैसा है, हाइड्रोफोबिक है। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो खुद में हाइड्रोफोबिक है, तो वो इजीली यहाँ से इसको क्रॉस कर सकते हैं, तो ये लिपिड बाइलेयर के थ्रू क्रॉस कर जाएंगे। तो स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया। सो ऑक्सीजन में दोनों ऑक्सीजन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन को सेम पावर से अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ना ही इस ऑक्सीजन के पास जाएंगे ना ही इस ऑक्सीजन के पास जाएंगे, जिसकी वजह से कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होता है।
CO2 में भी यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी ज्यादा जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जिसकी वजह से ये भी जो है इजीली यहाँ से पास हो जाएगा। तो ये क्या है, रेडिली डिजॉल्व इन लिपिड बाई लेयर। इसके बाद आपका आता है स्मॉल अनचार्ज बट पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो नॉन पोलर का तो आपने देख लिया कि वो तो इजीली पास हो जाएंगे, बट जो स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स हैं बट उनके ऊपर चार्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, चार्ज वाले तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, और पोलर मॉलिक्यूल्स अगर बड़े हैं तो भी नहीं हो सकते, सिर्फ छोटे पोलर मॉलिक्यूल्स यहाँ से पास कर सकते हैं, जैसे कि वाटर एंड यूरिया। तो वाटर और यूरिया के लिए अलाउ है कि वो इस लिपिड बाइलेयर के थ्रू पास हो सकता है, बट जो ज्यादा बड़े पोलर मॉलिक्यूल्स हैं या फिर चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको बिल्कुल भी अलाउड नहीं। तो वो कैसे पास होंगे मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ, कैसे जाएंगे? तो उसके लिए जो है इन्हें प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी, जो अभी हमने देखा। तो इन्हें जरूरत है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की, जो हमने पीछे देखे कैरियर्स हैं और चैनल्स हैं, उनके थ्रू इनका ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो इसमें किस किस का ट्रांसफर करा सकते हैं? ये आपका लार्ज अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर हो सकता है, जैसे कि ग्लूकोज और सुक्रोज, इनका ट्रांसफर किया जा सकता है। और अगर हम चार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो चार्ज पोलर मॉलिक्यूल में एटीपी, एटीपी को क्या आता है, चार्ज इसके ऊपर ATP4- होता है, तो इसके ऊपर 4 नेगेटिव होता है, बिकॉज ये जो फॉस्फेट है इसके पास जो ऑक्सीजन होती है उसमें 4, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। और चार्ज जो अमाइनो एसिड है उनका भी ट्रांसफर यहाँ से हो सकता है। इसके अलावा जो आयंस हैं, जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, इनके ऊपर चार्ज है तो लिपिड बाइलेयर से जा ही नहीं पाते हैं, तो इनका भी जो ट्रांसफर है वो किसके थ्रू होता है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू होता है। बाकी इमेज से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो जैसा आप देख सकते हैं गैसेस की अगर हम बात करें, CO2, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये क्या है, परमिएबल है इनके लिए मेम्ब्रेन, तो ये इजिली यहाँ पे इसको अक्रॉस मूव कर जाएंगे। बट अगर हम बात करें स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल, तो चार्ज तो नहीं है बट पोलर है। अब क्योंकि पोलर है तो और साइज स्मॉल होगा तभी पास हो सकते हैं, तो इसमें वाटर, यूरिया, इथेनॉल आ जाएगा। बट ये स्लाइटली इम्परमेबल भी है, मतलब इतना इजिली इनको पास नहीं होने देगी, बट इथेनॉल यहाँ पे इजिली जो है परमेबल है, तो यहाँ पे इसका इसको क्रॉस इजिली कर लेगा। फिर आएंगे लार्ज अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स, तो लार्ज अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल को तो बिल्कुल भी पास नहीं होने देगी, इम्परमिएबल है। उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हमें जरूरत पड़ेगी, उनके थ्रू का। आयंस का भी कैसे होगा, उनके लिए भी ये भी इम्परमिएबल है, तो इसके लिए भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चाहिए। चार्ज पोलर मॉलिक्यूल जिसमें ATP, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इन सब की जरूरत है, तो ये भी किसके थ्रू होगा, मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू ही होगा। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के लिए क्या है, ये इम्परमेबल है, जैसा मैंने आपको बताया भी था बायोकेमिस्ट्री में जब हम पढ़ रहे थे ग्लाइकोलिसिस की, ग्लूकोज के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप इसलिए लगाया गया है 6 कार्बन पे, ताकि वो सेल मेम्ब्रेन के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के से बाहर ना जा पाए, क्योंकि मेम्ब्रेन क्या है उसके लिए इम्परमेबल है। नाउ ये जो ट्रांसफर हो रहा है मॉलिक्यूल्स का अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये किस किस प्रोसेस के थ्रू होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो दो टाइप के यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक होते हैं पेसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरे होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पेसिव का मतलब है जिसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना हो, नो नीड ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे नो नीड ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। और उसके बाद हम देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है और कब नहीं पड़ती है उसको समझते हैं। तो पेसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डाउन हिल मूव करते हैं। डाउनहिल का मतलब है फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जैसा डिफ्यूजन में हमने पढ़ा है कि डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ताकि दोनों तरफ की कंसंट्रेशन को बैलेंस किया जा सके। तो ये पेसिव ट्रांसपोर्ट है, इसके लिए कोई एनर्जी नहीं लगती, मॉलिक्यूल्स इजीली जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर सकते हैं। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कराएंगे मॉलिक्यूल्स को, तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हम अगेंस्ट डिफ्यूजन जा रहे हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन के अगेंस्ट वर्क करना है, तो उसके लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और ऐसा क्यों करती है सेल, ऐसा इसलिए करती है ताकि वो किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को एक्यूमुलेट कर सके। जैसे ग्लूकोज को अगर आपको सेल को इनटेक करना है, तो ग्लूकोज ऑलरेडी आपके सेल में ज्यादा है, बट उसे और ग्लूकोज चाहिए अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, तो उसके लिए उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। राइट, तो इसी तरीके से सेल जो है चीजों को एक्यूमुलेट करती है, और अगर सेल चीजों को एक्यूमुलेट नहीं करेगी तो सेल की इंटेग्रिटी लूज हो जाएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया सेल क्या है, नॉन इक्विलिब्रियम में रहती हैं। और नॉन इक्विलिब्रियम मतलब कि वो एक जगह पे हायर कंसंट्रेशन मेंटेन करती है, दूसरी तरफ से लोअर कंसंट्रेशन मेंटेन करती है एज पर देयर नीड। सो पेसिव ट्रांसपोर्ट में जो ट्रांसपोर्ट है
मॉलिक्यूल का, ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। जो नो अनचार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनका तो नॉर्मल डिफ्यूजन के थ्रू होगा, क्योंकि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएंगे। बट अगर चार्ज मॉलिक्यूल की बात करें तो ये इनके लिए इतना सिंपल नहीं है। क्यों नहीं है इनके लिए सिंपल? क्योंकि इन्हें दो ग्रेडियंट का सामना करना पड़ता है। वो दो ग्रेडियंट क्या है? इसमें सबसे फर्स्ट है आपका केमिकल और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो ये तो वही ग्रेडियंट है जो डिफ्यूजन में हेल्प करता है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करने के लिए। लेकिन क्योंकि इनके ऊपर चार्ज है, इनके ऊपर चार्ज कैरी करते हैं ये लोग, सो इसकी वजह से एक और ग्रेडियंट यहाँ पे डेवलप होता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, जिसे हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल में अच्छे से समझेंगे। बट यहाँ पे मैं एक आइडिया आपको दे देता हूँ कि होता क्या है कि अगर आपके मान लीजिए कि ये मेम्ब्रेन है, अब मान लीजिए यहाँ पे सोडियम की कंसंट्रेशन यहाँ पर हाई है, और यहाँ पर है आपका KCl, और KCl के जो पोटेशियम है उसकी कंसंट्रेशन यहाँ लो है। सो क्योंकि बाहर मान लीजिए पोटेंशियल की कंसंट्रेशन लो है, तो ये कहाँ मूव करेगा? ये बाहर की तरफ मूव करेगा। अब ये क्योंकि बाहर की तरफ मूव करेगा तो अंदर क्या है? अंदर तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, Cl-। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम की लोअर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे पोटेशियम की हायर कंसंट्रेशन है, तो ये डिफ्यूजन के थ्रू मूव कर रहा है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, तो ये बाहर जाने की कोशिश करेगा। बट इसके बाहर जाने से ये जो चार्ज न्यूट्रल हो रहा था, न्यूट्रल कैसे हो रहा था? यहाँ पे +1 था, ये -1 था, इसकी वजह से क्या हो गया था? ओवरऑल 0। बट अब क्योंकि ये बाहर चला गया है तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या है? नेगेटिव रह गया है, तो यहाँ पे Cl नेगेटिव एक्यूमुलेट होने लगेगा। इसी तरीके से जो सोडियम है वो मान लीजिए बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है और अंदर कंसंट्रेशन लो है, तो ये अंदर की तरफ मूव करेगा, और जब ये अंदर मूव करेगा तो उससे भी यहाँ पे क्या है? चार्ज फ्लो करेगा। तो ये अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ तो मूव करते हैं मॉलिक्यूल, लेकिन इनके मोशन से क्या होता है? यहाँ पे चार्ज डेवलप हो जाता है। जैसे पोटेशियम की ही अगर हम बात करें सिर्फ, तो पोटेशियम के बाहर जाने से मान लीजिए यहाँ पे भी KCl नेगेटिव था, बट यहाँ पे 10K पॉजिटिव थे और 10Cl माइनस थे, और यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे 25K प्लस थे और 25Cl माइनस थे। तो इसके बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन पोटेशियम आयन यहाँ से मूव कर गए। मान लीजिए क्योंकि क्लोराइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टर नहीं है, तो क्लोराइड बस किसके लिए? पोटेशियम के लिए। तो पोटेशियम ही यहाँ से मूव कर सकता है, ऐसा मैं ज्यूम करके चल रहे हैं। तो पोटेशियम ही अगर यहाँ से मूव कर सकता है, तो जैसे ही पोटेशियम बाहर जाएगा उधर दूसरी साइड जाएगा, तो उससे क्या है? यहाँ पे प्लस ऐड हो जाएंगे 10, यहाँ पे हो जाएंगे -10। तो मान लीजिए यहाँ पे कितना रेसिडुअल रह जाएगा? यहाँ पे रेसिडुअल रह जाएगा, पोटेशियम की बात करें तो 15 पोटेशियम रह जाएंगे, क्लोराइड अभी भी क्या है? 25 है। यहाँ पर अगर हम देखें दूसरी साइड, तो यहाँ पे 20 पोटेशियम हो गए, और क्लोराइड अभी भी कितने हैं? 10। तो ओवरऑल चार्ज की बात करें तो ओवरऑल यहाँ पे 20 प्लस 10 माइनस कितना हो गया? 10 प्लस हो गया। और यहाँ पे अगर ओवरऑल चार्ज की बात करें तो कितना हो गया? ये हो गया 15 प्लस है और 25 माइनस है, तो ये 10 नेगेटिव हो गया। तो आपने देखा कि यहाँ पे 10 पॉजिटिव है, 10 नेगेटिव है। तो इन दैट मीन्स कि ये जो डिफ्यूजन यहाँ पर हो रहा है ताकि दोनों तरफ कंसंट्रेशन को बैलेंस किया जा सके, उस केस में यहाँ पे चार्ज का इम्बैलेंस हो रहा है। तो मतलब मॉलिक्यूल्स तो मूव कर रहे हैं फ्रॉम हायर टू लोअर, बट उससे चार्ज जो इम्बैलेंस जो जनरेट हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर जो है आपका इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट डेवलप हो गया है। और ये जो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है वो किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ चार्ज डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो एक केमिकल या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है जो कि किसकी वजह से है? सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की वजह से है। और दूसरा इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जो कि चार्ज के डिफरेंस की वजह से, और वो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मेम्ब्रेन जो है किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को ही अलाउ कर रही है दूसरी साइड जाने के लिए, क्लोराइड को नहीं कर रही है। अब Cl नेगेटिव भी अगर दूसरी साइड जा पाता तो दोनों तरफ बैलेंस हो जाता चार्ज भी, और उससे जो है कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है। तो अब जो है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव हो गया है और ये नेगेटिव साइड हो गई है, तो क्योंकि पॉजिटिव साइड होगी तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, इसलिए जो पोटेशियम है, ये जो K प्लस है, ये फर्दर यहाँ पे ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहा है। तो इस तरीके से क्या है कि इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बैलेंस होने से रोकता है। ठीक है। ऑल तो मैंने यहाँ पे 10 भेज दिए, बट 10 जाएंगे नहीं, इसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ा चार्ज, यहाँ पे इसको नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा, बट मैंने एक आइडिया देने के लिए आपको बताया है। ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। सो दैट मीन्स कि सिर्फ केमिकल ग्रेडियंट से भी बात नहीं बनेगी और सिर्फ इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट से भी बात नहीं बनेगी। तो जब हम बात करते हैं चार्ज मॉलिक्यूल की, तो उस केस में हम क्या देखते हैं? उस केस में हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाती है चार्ज मॉलिक्यूल के केस में। और अगर अनचार्ज मॉलिक्यूल की हम बात करें तो अनचार्ज मॉलिक्यूल में तो जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि वहां पे उनको ऊपर कोई चार्ज तो है नहीं,
सो वो चार्ज जो है वो उनके ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है क्रॉस द मेम्ब्रेन वो उनको अफेक्ट नहीं करेगा अनचार्ज मॉलिक्यूल को, ये सिर्फ चार्ज मॉलिक्यूल को ही अफेक्ट करता है। ठीक है, तो चार्ज मॉलिक्यूल के केस में इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट देखेंगे और अनचार्ज मॉलिक्यूल के केस में सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को हम देखेंगे। सो आयन चार्ज मॉलिक्यूल मूव डाउन देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है और जो डिफ्यूज जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, उन दोनों में बीच का जो रास्ता है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे चार्ज मूव करेगा ताकि वो इसको बैलेंस कर सके, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव करेगा। आई होप इट इज क्लियर। और अच्छे से समझने के लिए हम इसको अलग से डिस्कस करेंगे, वहां से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये एक आइडिया है आप लोगों के लिए। नाउ ये जो ट्रांसपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट देखा जिसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो जो और डिफरेंट टाइप्स के जो ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उनकी प्रोसेस को आप इस इमेज से समझ सकते हैं। इसमें आपका होता है एक सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन वही है जब मॉलिक्यूल्स अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। फिर है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी मॉलिक्यूल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही मूव करते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ओके, यहाँ पर क्या है, ये नॉर्मल डिफ्यूजन है। तो नॉर्मल डिफ्यूजन यानी कि नॉन पोलर। ठीक है, जैसा मेंशन भी है, नॉन पोलर कंपाउंड्स के लिए नॉन पोलर कंपाउंड यहाँ पे इजीली डिफ्यूज हो सकते हैं। बट जो चार्ज है या फिर पोलर है उनके लिए क्या है, उनके लिए ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए, तो उसको बोला गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, क्योंकि चार्ज मॉलिक्यूल अगर हम बात करें। फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम अगेंस्ट जा रहे हैं किसके, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मैंने आपको बता दिया, इन दोनों का मिक्स, केमिकल ग्रेडियंट और जो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है उन दोनों को मिला करके जो ग्रेडियंट बना है। अगर उसके अपोजिट जाना है, यानी कि हमें लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करना है, तो एटीपी देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आप अगेंस्ट नेचर जा रहे हैं, तो बिना एनर्जी दिए आप उस वर्क को नहीं करा पाएंगे। तो एनर्जी देने से आप जो है उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जैसे कि ग्लूकोज को आप चाहते हैं यहाँ पे ग्लूकोज एक्यूमुलेट हो सेल के अंदर, और तो बाहर जो है ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन कम है, अंदर सेल के ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद हमें उसको अंदर लेकर के आना है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। ओके, तो एनर्जी जो है यहाँ पे एटीपी से ली जाएगी। इसके अलावा एक होते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि यहाँ पर प्राइमरी में तो एटीपी ने एनर्जी दी थी, बट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी है वो एटीपी से नहीं आती। वो कहाँ से आती है, वो आती है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के ट्रांसफर से। कैसे, कोई एक मॉलिक्यूल जो है वो मूव करेगा डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई आयन है, ये अंदर की तरफ मूव कर रहा है। ये इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि इसकी बाहर तो कंसंट्रेशन हाई है और अंदर लो है, यानी कि डिफ्यूजन के प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, हायर से लोअर की तरफ मूव कर रहा है। जब ये हायर से लोअर की तरफ मूव करता है, उस केस में ये कुछ एनर्जी रिलीज करता है, और यही एनर्जी जो है वो किसके काम आती है, वो आती है इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के। ठीक है, तो उस एनर्जी को ये सबस्टेट यूज कर लेगा ताकि वो अपनी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा सके। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो मूव कर रहा है डाउनहिल और दूसरा मॉलिक्यूल मूव कर रहा है अपहिल। तो जो डाउनहिल आ रहा है उससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो अपहिल वाला मॉलिक्यूल ले लेगा, ताकि वो जो है अपहिल मूव कर सके, ऊपर जाने के लिए उसको एनर्जी मिल जाएगी। फिर आते हैं आपके आयन चैनल। तो आयन चैनल ये क्या है, यहाँ पर भी जो है आपका नॉर्मल, ये कोई इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये भी आपका पेसिव ट्रांसपोर्ट में आएगा। यहाँ पर भी जो मॉलिक्यूल है अपने हायर कंसेंट्रेशन या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जो है मूव कर रहे हैं डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ठीक है, और एक होता है आयोनोफोर। आयनोफोर क्या होता है, यहाँ पे कुछ ऐसे कैरियर है जो कि क्या करेंगे, इस आयन के साथ बाइंड करेंगे, और उसको बाइंड करके क्या करेंगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए पोटेशियम है तो इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज तो इससे पास नहीं हो सकता, बट ये जो आयनोफोर है ये इसके साथ बाइंड करेगा और इसको इजीली यहाँ से पास करा देगा। क्यों करा देगा पास, क्योंकि ये जो इसका पॉजिटिव चार्ज है इसको कैप कर देगा। ठीक है, इसको हाइड कर देगा, और इससे क्या है, फिर ये पास हो जाएगा। जैसे ही साइटोप्लाज्म में जाएंगे दोनों अलग हो जाएंगे, तो इससे जो है ये बाहर से अंदर मूव कर जाएगा। और ये जो होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं आयोनोफोर। ये जो है आपके आयन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ये भी आपके डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ले जाएंगे। तो इसमें भी कोई एनर्जी नहीं चाहिए, यहाँ पे भी कोई एनर्जी नहीं चाहिए। एनर्जी चाहिए सिर्फ एक्टिव और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए।
सो जैसा भी हमने डिस्कस किया कि जो पेसिव ट्रांसपोर्ट है वो होता है डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। और उसमें जैसा इमेज में हमने देखा कि इसको दो टाइप से करा सकते हैं, एक तो सिंपल डिफ्यूजन, फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, वो बाकी जो हमने देखे आयरन ऑफ बोर वगैरह। तो सिंपल डिफ्यूजन जो है वो कैसे होता है, वो होता है बाई फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जो कि हम बायो प्रोसेस में कवर कर चुके हैं, और वहां पे हमने देखा था कि मॉलिक्यूल कैसे डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे, जैसे ऑक्सीजन CO2 है, वो लिपिड बाइलेयर से डायरेक्टली क्रॉस हो जाएंगे। स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जैसे वाटर, यूरिया, ये आपके मूव कर जाएंगे, जो मैंने अभी आपको पहले बता दिया है। ठीक है। इसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है ये फॉलो करता है माइकलसन मेंटन काइनेटिक्स। मतलब वहाँ इसको माइकलसन मेंटन काइनेटिक नहीं बोलेंगे, बट ये उसके एनालॉगस है, बिल्कुल बिहेवियर उसी तरीके से है। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका मॉलिक्यूल मूव करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो होते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये भी मूव करेंगे डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट है, बट यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। अब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है ये क्या कर सकते हैं, क्या अलाउ करते हैं पोलर चार्ज मॉलिक्यूल या फिर आयंस को कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। तो ये एक इन्वायरमेंट देते हैं उसके पास होने के लिए। और जैसे मैंने बताया क्योंकि माइकल से मिल्टन काइनेटिक्स के एनालॉगस है, तो माइकल से मिल्टन काइनेटिक्स में हमने क्या देखा कि यहाँ पर आपका वेलोसिटी होती है, यहाँ पर आपका सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है। तो क्या मॉलिक्यूल जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मूव करते हैं तो पहले इंक्रीज होती है, उसके बाद ये सेचुरेट हो जाती है। तो इसको हमने बोला था वी मैक्स, राइट। और हाफ ऑफ वी मैक्स इज व्हाट, KM। इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। तो यहाँ पर एक ग्लू ट्रांसपोर्टर है इरिथ्रोसाइट में। तो यहाँ पर जो सबस्ट्रेट जब मूव करेगा तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा कि कितना डिफरेंस है कंसंट्रेशन का। तो जितना ज्यादा गैप होगा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का, उतना ही जो है, जैसे यहाँ पे मेंशन है एक्सटर्नल कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की एक्सटर्नल कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा होगा Vmax, यानी कि उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स को वो ट्रांसपोर्ट करेगा। जितनी कम कंसंट्रेशन होगी उतनी जो वेलोसिटी है ट्रांसपोर्ट की वो कम होगी। तो ट्रांसपोर्ट की वेलोसिटी कितनी है वो डिपेंड करती है कि आपका कितनी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है। तो ग्लूट जो है वो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर है, यानी कि शुगर के ट्रांसपोर्टर है। तो उस केस में तो वो शुगर को ट्रांसपोर्ट कराएंगे, ठीक है, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कराएंगे, तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो GLUT1 इरिथ्रोसाइट में मिलता है, GLUT2 लिवर सेल्स में मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि जो लिवर सेल्स हैं उनका जो ग्लूकोज अपटेक है वेलोसिटी वो इतना नहीं है जितना इरिथ्रोसाइट्स हैं। तो इरिथ्रोसाइट्स को है उनको ज्यादा ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है। तो जिसको ज्यादा होगी उसमें आपका GLUT1। तो 1 2 3 बहुत सारे हैं, ये फैमिली है इसकी। ठीक है, ग्लू ट्रांसपोर्टर की। और किसकी कितनी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे इनकी काइनेटिक्स डिपेंड करती है कि कौन कितना जो है फास्ट ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करा सकता है। नाउ अब हमें आगे इसमें डिस्कस करना है जो कैरियर प्रोटीन्स हैं जो कि मीडिएट करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को, क्योंकि जैसा बताया कि जो पोलर चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो ट्रांसपोर्ट है वो होगा इन प्रोटीन्स के थ्रू। ठीक है। अब कैरियर प्रोटीन्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये नॉन कोवेलेंटली बाइंड करते हैं। ठीक है। जिस भी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कराना उसे नॉन कोवेलेंटली बाइंड करेंगे और स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को ही ट्रांसपोर्ट कराएंगे अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है। तो ये स्पेसिफिक भी हैं बट नॉन कोवेलेंटली बाइंड करते हैं। दूसरा इसमें होता क्या है, एक्चुअली में इनके बाइंडिंग से कन्फॉर्मेशनल चेंज आ जाता है, और कन्फर्मेशनल चेंज आने से जो मॉलिक्यूल है वो उसको पास कर देता है क्रॉस द मेम्ब्रेन। इसका जो एग्जांपल जो अभी मैंने पीछे भी देखा, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर यानी कि ग्लूट इसको बोलते हैं। और ये जो ग्लूटेन की फैमिली है, ह्यूमंस के अंदर 14 ग्लूट के आइसोफॉर्म मिलते हैं, जिसमें अभी मैंने आपको इरिथ्रोसाइट है उसका एग्जांपल दिया लीवर का। ओके। और दे हैव सम स्ट्रक्चर जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, 12 ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट होते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट है। इसके अलावा इनका जो N और C टर्मिनस है वो आपको दोनों किस साइड मिलते हैं, साइटोप्लाज्म में। देख सकते हैं ये N टर्मिनस है इसका और ये इसका C टर्मिनस है। तो प्रोटीन की N और C साइड दोनों कहाँ पर होती हैं, वो इनसाइड होती हैं साइटोप्लाज्म की तरफ। बाकी बस इसको कनेक्ट किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर इस तरीके से। तो ये स्ट्रक्चर किसका, ग्लूट का। आई होप इट इज क्लियर। सो इसके थ्रू जो है आपका ट्रांसफर होगा किसका, ग्लूकोज का, या हेक्सोज वगैरह शुगर जो है, राइट।
सो कैरियर प्रोटीन में ही अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ग्लूट 4, जो पीछे आपने देखा ग्लूट 1 ग्लूट 2, ग्लूट 4 जो है ये आपके हैं इंसुलिन रिस्पॉन्सिव ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो जब तक इंसुलिन आकर के बाइंड नहीं करता है तब तक ये जो है ग्लूट जो है ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट नहीं कराते हैं। ये आपको कहाँ मिलता है? ये हमें देखने के लिए मिलता है हार्ट के अंदर, स्केलेटल मसल्स में मिलता है, एडिपोज टिश्यू में मिलता है, ब्रेन में। एक तरीके से आप कह सकते हैं जो भी सेल्स ग्लूकोज को स्टोर करके रखना चाहती हैं, जैसे आपने फूड लिया, फूड खाने के बाद उसका डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन के बाद जो इंसुलिन रिलीज हुआ, क्यों? क्योंकि जो डाइजेशन से ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है ब्लड के अंदर, उसको क्या करना है? कम करना है। तो ये इंसुलिन उन सेल्स को सिग्नल देता है कि जिनकी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, और उनको परमिट करता है कि भाई तुम ग्लूकोज को ज्यादा से ज्यादा स्टोर कर लो। वो क्या है? वो आपकी हार्ट हो गई, स्केलेटल मसल्स, हार्ट आपको पता है कंटिन्यूसली बीट करना है, स्केलेटल मसल्स को जरूरत है, एडिपोज टिश्यूज को जरूरत है, और ब्रेन को जरूरत है। ब्रेन को कंटिन्यूसली एनर्जी ग्लूकोज चाहिए, क्योंकि वो ग्लूकोज के बिना और कोई एनर्जी सोर्स लेता ही नहीं है। तो उनको प्रोवाइड करने के लिए इंसुलिन एज अ सिग्नल का काम करता है, ट्रिगर करता है कि आप अपने चैनल ओपन कर लो। तो अगर ग्लूकोज आपका मतलब ये इंसुलिन आपका प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में जो ग्लूट 4 है ये आपके इंट्रासेलुलर वेसाइकल में स्टोर होते हैं। अभी मैं आपको इमेज शो करूंगा। और जैसे ही आपका यहाँ पे इंसुलिन आ जाता है तो स्टिमुलेशन हो जाता है, जिससे जो ये वेसाइकल्स हैं, ठीक है, जो सेल के अंदर वेसाइकल्स थी, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाती हैं, और उसके बाद ये ग्लूकोज का अपटेक स्टार्ट हो जाता है। चलिए इमेज के हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका इंसुलिन, इंसुलिन आया, और ये इंसुलिन का जो रिसेप्टर है इससे ये बाइंड कर गया। जैसे ही इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन यहाँ पे अंदर की साइड जो है इंटीरियर एक सिग्नल जनरेट करेगा, जिस सिग्नल की वजह से ये जो आपके ग्लूकोज के रिसेप्टर हैं ये अभी क्या है? एक वेसाइकल में है, ठीक है। अभी जो वेसाइकल है ये क्या करेगी? सिग्नल मिलते ही जाएगी किसके तरफ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, और जाकर के इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएगी। तो ये जो आपके ग्लूट 4 ट्रांसपोर्टर थे यहाँ पर, ठीक है, तो जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर थे जो पहले वेसाइकल्स में थे, अब वो कहाँ पर आ गए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आ गए। अब जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आएंगे तो अब ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट स्टार्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होने लगेगा। बट जैसे ही इंसुलिन की कंसंट्रेशन कम होगी, तो इंसुलिन कम हो गया, तो इंसुलिन कम होने के बाद क्या होगा? अगेन ये जो आपके ट्रांसपोर्टर थे ये दोबारा से क्या एक वेसाइकल फॉर्म करेंगे और वापस से सेल के अंदर आ जाएंगे। तो इंसुलिन जब तक रहेगा तब तक तो ये आपके फ्यूज रहते हैं, जैसे इंसुलिन की कंसंट्रेशन कम होती है ब्लड में, वैसे ही ये वापस से डिफ्यूज होकर के अंदर आ जाते हैं सेल के। ठीक है, तो इस तरीके से ये ग्लूट 4 जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर हैं वो वर्क करते हैं। तो फैमिली है इनकी ग्लूट ट्रांसपोर्टर की, और मतलब जैसे हमने देखा कि ह्यूमन के अंदर 14 आइसोमर्स हैं, तो उनको वो जरूरी नहीं है सब इंसुलिन रेगुलेटेड हो। नाउ इसमें एक और एग्जांपल अगर हम देखें कैरियर प्रोटीन मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट का, एक तो हमने देख लिया ग्लू ट्रांसपोर्टर ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट, और दूसरा है इसमें क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर, ठीक है, जिसको एनायन एक्सचेंजर भी बोलते हैं, एनायन एक्सचेंज प्रोटीन। एनायन मतलब होता है कौन सा चार्ज? नेगेटिव या पॉजिटिव? तो ये आपका होता है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, क्लियर है। और पॉजिटिव होता है तो कैटायन बोलते हैं इसको। तो क्लोराइड आपको बताइए Cl नेगेटिव, बाइकार्बोनेट यानी कि SCO3 माइनस, तो Cl माइनस एंड SCO3 माइनस इनके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। और ये ट्रांसपोर्ट की जरूरत कहाँ पड़ेगी? तो ये मेनली जरूरत पड़ेगी जो भी आपके रेस्पिरेटिंग टिश्यूज हैं जहाँ पे CO2 है, ठीक है। तो CO2 को रिमूव करने के लिए उसमें यहाँ पे इनका रोल रहेगा। तो ये क्या है? आपके प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबी आरबीएस आरबीसीज हैं, ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स। और ये कैसे एक्ट करते हैं? ये एक्ट करते हैं एज एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट मतलब क्या है? जहां पर हमने देखा था सिम्पोर्ट में दोनों एक साइड मूव करते हैं, एंटीपोर्ट में एक बाहर जाता है तो दूसरा अंदर आता है, एक और वो मूव कर रहे हैं अक्रॉस जो उनका डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पेसिव ट्रांसपोर्ट की, राइट। तो जो SCO3 मूव करेंगे वो एक डायरेक्शन में करेंगे, और जो क्लोराइड है ना वो दूसरी डायरेक्शन मूव करेंगे, एंटीपोड। अब क्योंकि एक बाहर जा रहा है एक अंदर जा रहा है तो नेट चार्ज कोई भी चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, ये है आपका रेस्पायरिंग टिश्यूज। तो रेस्पायरिंग टिश्यूज क्या है? यहाँ पे CO2 वगैरह जनरेट करते हैं, राइट। अब इसको कौन ले लेगा? ये रेड ब्लड सेल है, ये आपका रेड ब्लड सेल हो गई। अब रेड ब्लड सेल क्या करेगी? रेस्पायरिंग टिश्यू से जो CO2 जनरेट हुई है उसको अंदर ले लिया।
अब CO2 तो क्या है, आपने देखा था कि वो आपका सिंपली डिफ्यूज होकर के आ सकती है, क्योंकि स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इजीली डिफ्यूज हो सकते हैं लिपिड बाइलेयर से। तो डिफ्यूज होकर के अंदर आ गई। जैसे CO2 अंदर डिफ्यूज होकर के आएगी तो वाटर के साथ इंटरेक्ट करके क्या बना लेगी, इनके साथ इक्विलिब्रियम में आती है। CO2 जो है गैस और लिक्विड में इक्विलिब्रियम बनाती है। और इक्विलिब्रियम में क्या ऐसी रहती है, लिक्विड में रहती है ये HCO3- की फॉर्म है। तो HCO3- H+ एंड Cl-, ये यहाँ पर आपका बना हुआ है। ठीक है, Cl-, अभी यहाँ पे इसको अलग रखिए, आयन अलग है। सो HCO3- और H+। अब HCO3- यहाँ पे जो जनरेट हुआ है, क्लियर है, इसको क्या है, इस बाइकार्बोनेट को यहाँ पे क्या है, ब्लड के प्लाज्मा में भेजा जाएगा। अब ब्लड के प्लाज्मा में अगर इसको भेजना है तो उसके लिए यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर है दैट इज क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंज प्रोटीन, यानी कि जो हमारे ट्रांसपोर्टर है, ये HCO3 को बाहर भेज देंगे, और जो बाहर से Cl- है उसको अंदर ले आएंगे। तो इस तरीके से ये Cl-, तो क्योंकि ये एंटीपोर्ट है तो एक बाहर जाएगा तो दूसरा अंदर आ जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा तो ये हो गया जब वो रेड ब्लड सेल्स आपकी मूव कर रहे हैं, आपके नॉर्मल रेस्पायरिंग टिश्यू के थ्रू पास हो रही है। अब जैसे ही ये आपकी आएंगी, कहाँ पर आ जाएंगी, लंग्स में आ जाएंगी। तो लंग्स में क्या होगा, लंग्स में क्या होगा कि जो बाइकार्बोनेट है, ठीक है, वो आपके ब्लड प्लाज्मा से वापस से एंटर कराए जाएंगे सेल के अंदर, और ये क्या करेंगे, H+ के साथ इंटरेक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे, और H2O और CO2 बना लेंगे। अब CO2 की कंसंट्रेशन लंग्स में क्या होती है, लंग्स में CO2 की कंसंट्रेशन कम होती है, और यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स में कंसंट्रेशन क्या हो गई, ज्यादा, तो CO2 कहाँ डिफ्यूज कर जाएगा, बाहर। रेस्पायरिंग टिश्यू में क्या था, रेस्पायरिंग टिश्यू में CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, हाई, तो इसलिए वो कहाँ मूव कर गया था, रेड रेड ब्लड सेल्स के अंदर आ गया था। और रेड ब्लड सेल ने क्या करा था, उसको फिर बाद में जो प्लाज्मा था ब्लड का उसमें भेज दिया था। तो इसमें कोई नेट चार्ज में चेंज नहीं होता, क्योंकि अगर एक Cl-, एक नेगेटिव चार्ज जब अंदर आता है तो एक एक जो अंदर ये HCO3- है वो बाहर जा रहा है, तो एक नेगेटिव बाहर जा रहा है, एक नेगेटिव अंदर आ रहा है, तो कोई ओवरऑल नेट चेंज नहीं। सो पेसिव ट्रांसपोर्ट में हमने सिंपल डिफ्यूजन देख लिया और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देखा, फिर हमने कैरियर प्रोटीन के थ्रू देखा कि किस तरीके से वो आपके हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट में। इसके बाद आते हैं चैनल प्रोटीन के थ्रू कैसे जो है आपका ट्रांसपोर्ट होगा, अब उसको समझते हैं। तो चैनल प्रोटीन एक्चुअली में क्या करते हैं, ये पोर्स बना देते हैं मेम्ब्रेन में। अभी जो पोर बन गए हैं इनके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। और ये जो पोर है ये आपके अलाउ करेंगे डिफ्यूजन के लिए स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को ऑफ अप्रोप्रिएट साइज एंड चार्ज। ठीक है, तो ये थोड़े लेस स्पेसिफिक है एज कम्पेयर टू कैरियर प्रोटीन। तो क्योंकि यहाँ तो पोर्स बन गए हैं तो ये सिंपली साइज और उसका चार्ज क्या है उसके ऊपर डिस्टिंग्विश करेंगे कि वो चैनल प्रोटीन से पास हो सकता है नहीं। अब इनका पोर साइज अगर कम है तो वही मॉलिक्यूल पास हो पाएंगे जिनका पोर साइज से मैच करेगा। दूसरा यहाँ पे भी क्योंकि कुछ अमाइनो एसिड्स वगैरह हैं, तो वो ये भी देखेंगे कि कितने चार्ज का मॉलिक्यूल आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्टिंग्विश ये कर देते हैं। अब ये जो आपके लेस स्पेसिफिक तो है ही, और इनको इसके अंदर आपके मेनली आ जाएंगे आयन चैनल। अब जो आयन चैनल है ये आपके इनऑर्गेनिक जो आयन है उनके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। अब इसमें आपके दो टाइप से रेगुलेट होंगे, एक वोल्टेज गेटेड है और एक लाइगेंड गेटेड है, तो सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है जैसा कि आप देख ही रहे हैं। और इसका एक एग्जांपल आ जाएगा एक्वापोरिन। एक्वापोरिन जो है ये आपके एनिमल और प्लांट सेल में आपको देखने के लिए मिलते हैं। मेनली इनका काम है वाटर को फ्लो कराना, ठीक है, तो वाटर का जो फ्लो हो रहा है उसमें ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा कुछ जो स्मॉल अनचार्ज मॉलिक्यूल है जैसे ग्लिसरॉल या फिर अमोनिया, उसके ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। इनका एक कंजर्व मोटिव है NPA, यानी कि एस्पार्जिन प्रोलिन एंड एलेनिन। ये बस थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोगों के लिए। आयनोफोर्स, आयनोफोर्स भी हम डिस्कस कर चुके, सिंपल हो गया, फैसिलिटेटेड हो गया, और फिर आयन चैनल हो गए, और ये हो गया हमारा लास्ट आयनोफोर्स। आयनोफोर्स क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये लिपिड में इजीली जो है मूव कर सकते हैं। और ये क्या करेंगे, हमारे चार्ज आयन के साथ बाइंड करेंगे और उनके चार्ज को क्या कर देंगे, शील्ड कर देंगे। अब क्योंकि उनका चार्ज शील्ड हो गया तो अब उनके ऊपर कोई चार्ज रह नहीं गया, तो इजीली जो है ये अब लिपिड बाइलेयर से आयन जो है वो पास हो पाएगा। इनकी दो क्लासेस हैं फर्दर, इसमें एक है आपके मोबाइल आयन कैरियर्स जो कि आपके मूव करते हैं लिपिड बाइलर से, और दूसरे आपके चैनल फॉर्मर। ये क्या करते हैं, एक चैनल ही बना देते हैं जिस चैनल के थ्रू आपका जो है आयन मूव कर पाएगा। ठीक है, और इसका जो एग्जांपल दैट इज ग्रामिसिडीन A, जो कि वाटर और यूनिवेलेंट कैटायन, तो कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज।
का जो है ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। और ये वेलिनोमाइसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलिनोमाइसिन ये पोटेशियम आयन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो ये मिलता है बैसिलस ब्रेविस में, और ये मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिस प्लूवियम से, ठीक है। तो ये जो वेलिनोमाइसिन है ये मैंने आपको बताया था क्योंकि पॉजिटिव आयन का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे कराता है। तो इसको हमने देखा था कि ये आपका जो हमने बायो एनर्जेटिक्स में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन डिस्कस किया था, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा था कि वहां पर जो है हमने H+ आयन का ग्रेडियंट डेवलप किया था क्रॉस द मेम्ब्रेन। और ये इसलिए डेवलप किया था ताकि जो है इस ग्रेडियंट से हम एटीपी सिंथेसिस करा सके। बट ये जो आयनोफोर है, ये जो वेलिनोमाइसिन है, वेलिनोमाइसिन क्या करता है, अगर ये जो वेलिनोमाइसिन है ये पोटेशियम यानी कि पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे डिफ्यूज करा देता है। पॉजिटिव चार्ज को अगर ये एक साइड से दूसरी साइड ले आएगा तो जिसकी वजह से जो यहाँ पे चार्ज का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चार्ज का डिफरेंस कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट नहीं रहेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपका एटीपी सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो ये वेलिनोमाइसिन वहां पर क्या है, एज अ अनकपलर का काम कर रहा था। अनकपलर में क्या करता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और जो एटीपी सिंथेसिस है उनको इसने अलग कर दिया था। क्यों? क्योंकि इसने जो H+ ग्रेडियंट जनरेट हुआ था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया बाय ट्रांसफरिंग पोटेशियम आयन। आई होप इट इज क्लियर। सो इस तरीके से वेलिनोमाइसिन वहां पे एक्ट कर रहा था, और ये आप देख सकते हैं ये वेलिनोमाइसिन, और ये सेंटर में इसके क्या है, पॉजिटिव पोटेशियम आयन। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि होता है सिंपल या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ मूव करते हैं, अपहिल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इसके लिए भी कैरियर प्रोटीन्स चाहिए होंगे जो कि क्या करेंगे, इसको एक साइड से दूसरी तरफ ट्रांसफर कराएंगे। एनर्जी की रिक्वायरमेंट दो तरीके से पूरी की जा सकती है, एक आपका एटीपी का हाइड्रोलिसिस, और दूसरा क्या है आपका, कि दूसरा जो है, एक अगर कोई मॉलिक्यूल अपना डाउन हिल मूव कर रहा है यानी कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, तो उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को लेके कोई दूसरा मॉलिक्यूल अपने लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में मूव कर जाएगा। सो दैट वी कॉल व्हाट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये प्राइमरी और ये आपका सेकेंडरी। सो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसा आप देख सकते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ लेकर के आना है, लोअर से हायर की तरफ। तो उसमें क्या है, एटीपी की रिक्वायरमेंट है, एटीपी आई एडीपी और पीआई में कन्वर्ट होगी। और ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि ये आप देख सकते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स को हमको, ये जो आपका है इसको बाहर भेजना है जहां पर इसके हायर कंसेंट्रेशन है, उसके लिए एटीपी आई एटीपी पीआई में कन्वर्ट हुई, तो ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है। बट बाहर से जब ये वापस से अंदर आएगा, ठीक है, तो उस केस में जो एनर्जी रिलीज करेगा उस एनर्जी को इसने ले लिया और उससे क्या बन गया, ये आपका अंदर की तरफ आ जाएगा, यानी कि अपहिल द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो इस तरीके से जो है प्राइमरी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट वर्क करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि जहां पर एटीपी के हाइड्रोलिसिस से जो एनर्जी निकलती है उसको यूज करके ट्रांसपोर्ट होता है। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है दैट इज सोडियम पोटेशियम एटीपेज या फिर सोडियम पोटेशियम पंप। तो कैसे वर्क करता है सोडियम पोटेशियम पंप, तो जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है साइटोसोल और ये जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है या फिर आप ब्लड प्लाज्मा की बात करें, दोनों में जो है पोटेशियम और सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन डिफरेंट होती है। अगर हम पोटेशियम आयन की डिफरेंट कंसंट्रेशन देखें तो वो 140 मिलीमोलर है, और सोडियम की कितनी है, 12 मिलीमोलर। मतलब कि जो सेल का साइटोप्लाज्म है उसमें सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम होती है और पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। बट ब्लड प्लाज्मा की तरफ देखें तो ब्लड प्लाज्मा में पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन कम और सोडियम की ज्यादा। तो ब्लड और साइटोसोल में काफी बड़ा डिफरेंस है। साइटोसोल में पोटेशियम मेन है, आयन है, और अगर ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो सोडियम वहां पे मेन इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। जो यही जो कंसंट्रेशन का डिफरेंट है इसको कौन मेंटेन कर रहा है, इसको मेंटेन कर रहा है सोडियम पोटेशियम पंप। तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा कि जो सोडियम है उसको बाहर भेज देगा क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर लो रखनी है, और पोटेशियम को अंदर लेकर के आएगा ताकि पोटेशियम की कंसंट्रेशन अंदर हाई रखी जा सके। क्योंकि अदरवाइज क्या है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है उनको मूव करना चाहिए फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बट वो अगर ऐसा होगा तो ये जो है ये मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो जो सेल का इनसाइड है वो हमेशा कैसे रहता है, नेगेटिव रहता है। सेल का इनसाइड नेगेटिव रहता है, और जो आउटसाइड है वो कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो ये जो है वो इसी की वजह से, क्योंकि ये जो
चार्ज आयन का जो यहाँ पे इम्बैलेंस है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो आपका सोडियम पोटेशियम एटीपेज, एटीपेज मतलब एटीपी की एनर्जी को यूज करके ट्रांसफर होगा, तो एटीपेज है। ठीक है, उससे एनर्जी लेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एटीपी है, एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ, इससे एडीपी और पीआई में कन्वर्ट हो गया, और इससे जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई है उस एनर्जी को यहाँ पे ट्रांसफर किया गया किसके लिए, ताकि जो 3 सोडियम आयंस हैं उनको बाहर भेजा जा सके और बाहर से 2 पोटेशियम आयन जो है उनको अंदर लाया जा सके। सो 3 सोडियम आयन बाहर भेजे जाते हैं, 2 पोटेशियम आयन अंदर भेजे जाते हैं, जिससे बाहर सोडियम ज्यादा रहता है और अंदर पोटेशियम ज्यादा रहता है। आई होप इट इज क्लियर। तो मेम्ब्रेन जो रेस्टिंग पोटेंशियल है वो होता है अराउंड -17 मिली वोल्ट। ठीक है, जो सेल मेंटेन करने की कोशिश करती है सारी सेल्स। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। तो जैसे मैंने आपको बताया, सोडियम पोटेशियम पंप एनिमल सेल में लो सोडियम रहता है और हाई पोटेशियम रहता है साइटोसोल में। और ये जो इम्बैलेंस है ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसके लिए जरूरी है। जैसा मैंने बताया कि 3 सोडियम बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम आयन अंदर आएंगे हर एक साइकिल में, यानी कि एक एटीपी के हाइड्रोलिसिस से। और इसके जो इनहिबिटर्स है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसके इनहिबिटर कौन से हैं? इसके इनहिबिटर है डिक्सॉक्सिन और ओआबिन। ये जो है आपके इनहिबिट कर देते हैं किसका, ये डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम एटीपेज व्हेन अप्लाइड ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर फेस ऑफ मेम्ब्रेन। जब बाहर की तरफ से इनको डाला जाता है तो उस केस में क्या कर देते हैं, ये आपके डीफॉस्फोराइलेशन को नहीं होने देते। डीफॉस्फोराइलेशन कहाँ पर हो रहा है ये मैं भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में शो करता हूँ। ठीक है, तो उससे आपको क्लियर होगा कि कहाँ पर फोस्फोराइलेशन और कहाँ पे डीफॉस्फोराइलेशन हो रहा है। इसके अलावा एक और इनहिबिटर दैट इज पेलेटॉक्सिन, और ये भी क्या करेगा, ये आपका इनहिबिट करता है। ठीक है, इसे कैसे, इट कन्वर्ट सोडियम पोटेशियम एटीपेज इन अ नॉन स्पेसिफिक आयन चैनल विच अलाउ पेसिव ट्रांसपोर्ट। तो नॉन स्पेसिफिक बना दिया है और पेसिव ट्रांसपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। पेसिव मतलब कि अब जो आपके आयंस है वो मूव करेंगे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं रह गया ये। और जैसे कि ये जो चार्ज, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डेवलप हुआ था ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये अच्छी बात नहीं है सेल के लिए। तो अब यहाँ पर समझते हैं सोडियम पोटेशियम के पंप किस तरीके से वर्क करता है। तो जैसे कि आपने देखा है कि जो एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर में सोडियम ज्यादा है और साइटोसोल में पोटेशियम ज्यादा है। तो ये एरो जो है वो उसी तरह मार्क कर रहे हैं कि किस साइड ज्यादा है किस साइड कम है। नाउ अब देखिए आपका एंजाइम की फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है। एंजाइम की जो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है इसमें ये 3 सोडियम आयन है जिनको यहाँ पे बाहर भेजना है। तो यहाँ पे कैविटीज बनी हुई है, आप देख सकते हैं इसमें कैविटीज बनी हुई है। ये आपका एक सर्कल है और एक यहाँ पे स्क्वायर है। स्क्वायर पोटेशियम के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है और सर्कल जो है वो सोडियम आयन की कैविटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ इसमें क्या है, एटीपी यहाँ पर आकर के बाइंड करेगी, सोडियम आयन अपनी अपनी पोजीशन पे जाकर के बाइंड कर देंगे। जब ये बाइंड कर जाएंगे तो अब क्या है, एटीपी यहाँ पर इसका फॉस्फोराइलेशन हुआ। तो जैसे ही यहाँ पे क्या है, इसने क्या करा, इसका इस डोमेन को फॉस्फोराइलेट कर दिया और ये खुद किस में कन्वर्ट हो गया, एटीपी एडीपी में हो गया। अब जब इसने इसको फॉस्फोराइलेट किया तो फॉस्फोराइलेशन से क्या होता है, यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंज आ जाता है। और कहाँ पर होता है फॉस्फोराइलेशन, एस्पार्टेट पे। ठीक है, याद रखिए एस्पार्टेट पे होता है। और जिससे कंफर्मेशनल चेंज आएगा और कंफर्मेशन चेंज से क्या होगा कि ये जो चैनल जो इसकी ओपनिंग अभी किस साइड है, साइटोसोल की तरफ है, अब उसकी ओपनिंग किसकी तरफ हो जाएगी, एक्सटीरियर की तरफ हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ से क्या हो गया, ओपन हो गया। इसके ओपन से क्या होगा कि अब ये जो आपके सोडियम थे, 3 सोडियम वो बाहर चले जाएंगे और 2 पोटेशियम यहाँ पर आकर के ज्वाइन कर जाएंगे। अब ये जो 2 पोटेशियम यहाँ पे आके ज्वाइन हुए हैं, अब इसका क्या है, इसकी जो ओपनिंग एंड है उसको हमें दोबारा से चेंज करना है। बट ये ओपनिंग एंड तभी चेंज होगा जब ये जो यहाँ पे जो फॉस्फोराइलेशन हुआ था इसको डीफॉस्फोराइलेट किया जाए। ठीक है, जब तक ये डीफॉस्फोराइलेशन नहीं होगा तब तक जो है ये अंदर की तरफ दोबारा से साइटोसोल एंड पे ओपन नहीं होगा। तो जैसे ही इसका यहाँ पे डीफॉस्फोराइलेशन कराया जाएगा तो फर्दर दोबारा से कंफर्मेशन चेंज होगा और ये वापस से इवन कन्फिग्रेशन में आ जाएगा। और इवन कन्फिग्रेशन में इसका जो एंड ओपन था वो कहाँ था, साइटोसोल की तरफ, जिसकी वजह से ये जो आ, आपके पोटेशियम आयन है वो आपके अंदर रिलीज हो जाएंगे सेल के। तो पोटेशियम रिलीज। तो इस तरीके से 7 स्टेप में ये प्रोसेस चल रहा है। दोबारा से इसमें फिर 3 सोडियम ऐड होंगे, फिर से फॉस्फोराइलेशन होगा, फिर से उसकी कंफर्मेशन चेंज हो जाएगी, वो दूसरी साइड ओपन हो जाएगा और इसी तरीके से चलेगा। तो ये है आपका सोडियम पोटेशियम पंप। इसी को इनिबिट कर रहे हैं आपके इनिबिटर्स। तो ये तो आपको क्या कर रहा है, इसको इस चैनल को पेसिव बना दे रहा है और नॉन स्पेसिफिक बना दे रहा है। तो इस तरीके से चलता रहेगा। और ये जो डिक्सोजिन और ये ओयाबिन है ये आपके क्या कर रहे हैं,
ये इसको डीफॉस्फोराइलेशन होने से स्टॉप कर देते हैं ताकि ये ओपन ना हो पाए दूसरे एंड पे। नाउ इसमें नेक्स्ट है हमारा सोडियम पोटेशियम पंप के एग्जांपल तो हमने देख लिया। इसमें एक और एग्जांपल है कैल्शियम एटीपेज। सो कैल्शियम एटीपेज क्या करता है, ये भी आपका जो है लो कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन मेंटेन करने में हेल्प करता है सेल के अंदर। तो आपने देखा सोडियम की कंसंट्रेशन भी कम है सेल में और कैल्शियम की भी कम है, बट पोटेशियम की ज्यादा है, राइट। और ये जो बेसिकली यहाँ पे जो हम कैल्शियम एटीपेज की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं मसल सेल्स में, क्योंकि जो मसल सेल्स हैं, मसल सेल्स में जो कंट्रैक्शन होता है और जो उनका रिलैक्सेशन है वो डिपेंड करता है इस कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन पे। सो उसके लिए यहाँ पर क्या होता है कि मसल सेल्स में जैसे हमारे नॉर्मल सेल्स में क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। और अगर हम बात करें मसल सेल की तो उसमें होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इसमें आपका क्या है, कैल्शियम स्टोर रहता है। और इसी कैल्शियम को हमें क्या है यूज करना होता है, मतलब मसल जो है उसको यूज करती है। तो किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है इसी को हम यहाँ पे समझेंगे। तो आप देख सकते हैं एस आर का ल्यूमेन यानी कि सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमेन साइड है, और ये साइटोसोल साइड है, क्योंकि ये आपका सेल ऑर्गेनेल हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसमें जो कैल्शियम है उसकी कंसंट्रेशन इसके अंदर ज्यादा है और सेल के अंदर कम है। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो यहाँ पर भी एस्पार्टेट है जैसे पीछे आपने देखा था। अब ये कैल्शियम आयन की बाइंडिंग साइट है, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे कैल्शियम आयन आकर के बाइंड करेंगे, तो कैल्शियम आयन यहाँ पे बाइंड करके दोनों साइड। और इसके बाद यहाँ पे एटीपी की जरूरत होगी, तो एटीपी आकर के बाइंड करेगा। अब एटीपी क्या करेगा, इसका फॉस्फोराइलेशन करेगा, किसका, एस्पार्टेट का। तो एस्पार्टेट का यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो गया। जैसे एस्पार्टेट का फॉस्फोराइलेशन होगा, सो E1 से कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, किसमें, E2 में चेंज हो जाएगी। तो अब कंफर्मेशन चेंज होने से क्या होता है कि जो ओपनिंग है वो दूसरी साइड ओपन हो जाती है। अब ये दूसरी साइड ओपन हो गया। अब इसको यहाँ से अगर कैल्शियम आयन को यहाँ से रिलीज कराना है, तो इसको यहाँ पर ये जो ओपन हमने करा दिया, कंफर्मेशन चेंज होने से जो ओपन हो गया, इससे आपके रिलीज हो जाएंगे। अब रिलीज होने के बाद फर्दर साइकिल के लिए यहाँ पर जो इसका फॉस्फोराइलेटेड है, इसको यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डीफॉस्फोराइलेशन करना पड़ेगा। उसके बाद ही कैल्शियम आयन दोबारा से यहाँ पे बाइंड कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये जो साइकिल चल रही है, इससे जो है कैल्शियम आयन वापिस से जो साइटोसोल में आ गए थे उनको वापिस कहाँ भेजा जाता है, एसआर ल्यूमेन में। और जब जरूरत होती है तो एसआर ल्यूमेन से ये कहाँ पर आ जाते हैं, साइटोसोल में आ जाते हैं। तो ये मसल के कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो जैसे ही कैल्शियम आयन वापस भेजते जाएंगे तो मसल्स क्या है, रिलैक्स हो जाएंगी। नाउ अब हम बात कर रहे हैं इसमें एटीपीज की। अभी जो अभी हमने देखा कि सोडियम पोटेशियम एटीपीज है, और इसके अलावा फिर हमने देखा कैल्शियम आयन का जो एटीपीज है। तो दैट मीन्स कि जो आयंस का जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके थ्रू होता है, एटीपीज के थ्रू होता है। सो अब हम डिफरेंट टाइप्स के एटीपीज को ही समझने जा रहे हैं कि ये एटीपीज कैसे वर्क करते हैं। सो ट्रांसपोर्ट एटीपीज जो है एटीपी के थ्रू जो है ट्रांसफर कराते हैं। तो ये एटीपी पावर्ड कैरियर प्रोटीन्स हैं। इसमें जो इनका फर्स्ट टाइप है दैट इज पी टाइप एटीपी, जो मैंने आपको पीछे भी एक एग्जांपल दिया था, मैंने आपको बताया था कि ये पी टाइप है और ये एबीसी ट्रांसपोर्टर है। सो पी टाइप एटीपीज जो होते हैं, इनका जो रेगुलेशन है वो किसके थ्रू होता है, थ्रू रिवर्सिबल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो जैसा हमने देखा इसमें सोडियम पोटेशियम एटीपेज है, वहां पर भी फॉस्फोराइलेशन की जरूरत पड़ रही थी। कैल्शियम एटीपेज देखा, यहाँ पर भी फॉस्फोराइलेशन की जरूरत पड़ रही थी, ठीक है। तो जो एस्पार्टेट रेसिड्यू पे जब इनका फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन होता है, इससे जो कंफर्मेशन में चेंज आता है उस कैरियर प्रोटीन की, उससे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेनली कौन है, कैटायंस, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। एग्जाम्पल अभी हम पीछे देख चुके हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपेज, H+ एटीपेज जो है ये आपको मिल जाएंगे इसमें फंजाई और प्लांट सेल्स में, और ये H+ को करेंगे। और कैल्शियम आयन एटीपेज जो कि हमने देखा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट थी, राइट। यानी कि जहाँ पर मेम्ब्रेन का कंट्रक्शन वगैरह में जरूरत पड़ेगी उसकी। तो इनका जो बेसिक कॉमन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें एक होता है ये एक्चुएटर डोमेन, जो कि इनसाइड, और ये आउटसाइड है सेल का, यहाँ पे ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है। ये आपका फॉस्फोराइलेशन डोमेन है जिसपे फॉस्फोराइलेशन होगा, और एक है न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन, जिससे आपका एटीपी बाइंड करेगा। तो यहाँ पर एटीपी बाइंड करता है, इसका फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है। और बाकी आपका यहाँ पे ट्रांसफर में हेल्प करेंगे। सो इस ये कॉमन स्ट्रक्चर है जो कि हमें देखने के लिए मिलता है। और इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम आयन एटीपेज,
ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन H प्लस एटीपेज, और ये गैस्ट्रिक H प्लस पोटेशियम एटीपेज। यहाँ पे कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ पे 3 सोडियम बाहर जाते हैं तो 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, यहाँ पे H प्लस बाहर जा रहा है, और ये आपका H प्लस भी बाहर जा रहा है और पोटेशियम कहाँ आ रहा है, अंदर आ रहा है। तो क्यों, यहाँ पे ये गैस्ट्रिक में चल रहा है, तो गैस्ट्रिक में पीएच इंक्रीज करना है, तो उस केस में H प्लस आयन बाहर भेजा जा रहा है। तो ये आपने देखे पी टाइप एटीपीज। ठीक है, पी आप एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज के लिए या फॉस्फोराइलेशन के लिए है बेसिकली, वैसे फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन, उसके लिए इसको पी टाइप बोला गया। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट टाइप है दैट इज वी टाइप एटीपेज। तो वी टाइप एटीपेज जो है ये भी आपका प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट कराते हैं। ठीक है, और ये आपका हेल्प करते हैं किसमें, मेंटेनिंग लो पीएच। तो लो पीएच कैसे मेंटेन करेंगे, जैसे कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस H प्लस आयन का ट्रांसपोर्ट करो, ताकि जो है यहाँ पे पीएच ग्रेडियंट बन जाए। अब पीएच ग्रेडियंट की जरूरत क्यों पड़ रही है, तो ये आपको मिलेंगे कहाँ पर, वैक्यूलर मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल में मिलेंगे। इसके अलावा अभी आपको समझ में आएगा एंडोजोमल एंड लाइजोजोमल मेम्ब्रेन। तो जो लाइजोजोम है जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम रहते हैं, उनको H प्लस, वहाँ पे क्या है लाइजोसोम के अंदर H प्लस आयन ज्यादा होते हैं, यानी तो यहाँ से आपको ये एग्जांपल इजीली याद रहेगा। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओस्टियोक्लास्ट, वहाँ पे भी इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर आते हैं एफ टाइप एटीपीज, इन हम देख चुके हैं बायोकेमिस्ट्री में जब हमने बात करी थी एटीपी सिंथेस की। तो एटीपी सिंथेस क्या करता है, एटीपी का सिंथेसिस कराता है, उसके लिए क्या करता है, ये H प्लस आयन का जो ट्रांसपोर्ट होता है उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको यूज करके एटीपी का सिंथेसिस कराता है। तो एफ टाइप एटीपीज भी काफी सिमिलर हैं वी टाइप एटीपीज के, बट वहां पर एटीपी सिंथेसिस होता है, यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस नहीं होता वी टाइप में। ठीक है, सो कहाँ कहाँ पर मिलेंगे, आपको यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेंगे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, ये लोकेशन थी। प्लांट्स में भी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में तो मिलेंगे, इसके अलावा थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में भी मिलेंगे, क्योंकि वहां पर भी जो आपका इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनसे क्या है, कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन कराया जाता है। ठीक है, तो वहां पर भी जो है इस टाइप की मेम्ब्रेन चाहिए जहाँ पे H प्लस आयन का ग्रेडियंट हो। और बैक्टीरिया में भी जहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, कहाँ पर होगा, उनकी बैक्टीरिया में होता है एनर्जी का प्रोडक्शन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी आपको मिलेंगे बैक्टीरिया की। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये V0 V1 और ये F0 और F1 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया एटीपी सिंथेस। तो जब यहाँ से H प्लस बाहर जाते हैं तो एटीपी का सिंथेसिस होता है। ये रिवर्स डायरेक्शन में भी वर्क कर सकते हैं, अगर बाहर से H प्लस आएंगे तो एटीपी को एडीपी में, यानी कि एटीपी की एनर्जी को यूज करके दोबारा से H प्लस जो है दूसरी तरफ भी भेजे जा सकते हैं। और ये इसमें क्या है, यहाँ पर एटीपी का सिंथेसिस नहीं होता है, बाकी स्ट्रक्चर काफी सिमिलर है इसका, वी टाइप एटीपी इसका। इसके अलावा जो F0 है, यहाँ पर जो O है वो इसके इनहिबिटर के लिए है। तो एटीपी सिंथेस का वो इनहिबिटर का नाम बताइए जो जिसका फर्स्ट लेटर O है। ठीक है, तो क्योंकि उसी के ऊपर इसका नेमिंग है। नाउ अब जो इसमें लास्ट हमारा रह गया है दैट इज एबीसी ट्रांसपोर्टर। अब एबीसी ट्रांसपोर्टर भी हम कवर कर लेते हैं। सो एबीसी ट्रांसपोर्टर जो है ये क्या है, एटीपी बाइंडिंग कैसेट्स। ये क्या करते हैं, ये पंप करते हैं वाइड रेंज ऑफ सॉल्यूट, जिसमें आयंस आ जाएंगे, शुगर्स आ जाएंगे और अमाइनो एसिड्स भी आ जाएंगे। ठीक है, तो इन सब के ट्रांसपोर्ट के लिए अभी तक जो पीछे हमने देखे थे वो सिर्फ आयंस का करा रहे थे, H प्लस हो गया, Na प्लस, Cl माइनस, इन सब का। तो वो जो एटीपीज थे वो हमने देखे। एबीसी ट्रांसपोर्टर जो है शुगर वगैरह इन सब का भी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। और इसमें क्या है, ज्यादातर जो आ जाएंगे आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलते हैं आपको। ठीक है, ऑल्सो फाउंड इन मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम, जहां पर भी इनका ट्रांसपोर्ट होना है वहां पे आपको मिल जाएंगे। यूकैरियोटिक एबीसी ट्रांसपोर्टर और प्रोकैरियोटिक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, जो यूकैरियोटिक एबीसी ट्रांसपोर्टर है इनको बोलते हैं फुल ट्रांसपोर्टर। फुल क्यों, क्योंकि इसमें 2 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होते हैं और 2 न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन होते हैं। बट प्रोकैरियोटिक में ये दोनों एक एक होते हैं, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हम हाफ ट्रांसपोर्टर। तो हाफ ट्रांसपोर्टर में एक ही ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन और एक ही न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन है, एक ही हो गया, एक ही हो गया, और 2 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन हो गई है, तो इसलिए क्या है, फुल ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, ये यूकैरियोट्स में मिलता है। प्रोकैरियोट्स में आपको मिलेगा सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन और एक ही आपको मिलेगा ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, ये आपका हाफ ट्रांसपोर्टर। ठीक है, बहुत सिंपल है, सबस्ट्रेट को एक साइड से लेंगे, यहाँ पर अंदर आ जाएगा, एटीपी जो है यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेगी,
और एटीपी हाइड्रोलिसिस यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन है, यहाँ पे एटीपी हाइड्रोलिसिस होगी, एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी जैस, तो इससे जो एनर्जी है उससे कन्फर्मेशन चेंज होती है, और ये जो है आपका फिर सबस्ट्रेट दूसरी साइड आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये भी वर्क करते हैं। तो ये आयन जो हमने बाकी देखे थे, पी टाइप वी टाइप, ये सब क्या है, आयंस के ट्रांसपोर्ट के लिए था। एबीसी जो है शुगर वगैरह इनका भी करा सकता है। ओके, अब इसमें ही आपका जो अभी हमने देखे एबीसी ट्रांसपोर्टर, एबीसी ट्रांसपोर्टर में आपका एक एग्जांपल है, दैट इज पी ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। और जो पी ग्लाइकोप्रोटीन है इसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन 1। इसको ये क्यों बोला गया है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक्चुअली हेल्प करता है इन प्रोवाइडिंग डिफेंस अगेंस्ट हार्मफुल सब्सटेंस। तो जो भी टॉक्सिन्स वगैरह हैं उनको जो है सेल से बाहर निकालने का ये काम करता है। तो कोई भी आप अगर मान लीजिए, तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो है वो यही प्रोवाइड कर रहा है, जो कैंसर सेल्स होती हैं हमारी, ठीक है। कैंसर सेल के अंदर ये आपका हेल्प करता है, कैंसर सेल को प्रोटेक्ट करता है, कैंसर सेल को फ्रॉम ड्रग्स। क्यों? क्योंकि ड्रग्स को क्या करता है, पंप कर देता है। तो जो कैंसर सेल में जो एबिलिटी है ड्रग रेजिस्टेंस की, वो किसकी वजह से आ रही है, वो इस पी ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से आ रही है, इसलिए इसको बोला गया है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन। ओके, so initially identified in lung cancer cells where it confer multi drug resistance to cancer cell, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो जैसे ये जो एंटीबायोटिक्स है, ये जीनोबायोटिक्स है, या टॉक्सिन्स या ड्रग्स जो भी हैं, इन सबको क्या कर सकता है, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करा देता है सेल के, ठीक है। तो ताकि जो है आपका सेल वगैरह ये प्रोटेक्ट रह सके। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एबीसी ट्रांसपोर्टर में सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, काफी बड़ा नाम है और उसका शॉर्ट नेम है सीएफटीआर। तो सीएफटीआर जो है ये एक्चुअली में सीएमपी एक्टिवेटेड एटीपीकेटेड क्लोराइड चैनल्स हैं, और यानी कि सीएमपी से एक्टिवेट होगा, ठीक है। और एटीपी की रिक्वायरमेंट है हाइड्रोलिसिस के लिए, और उससे रेगुलेट होता है ये चैनल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा किसका, क्लोराइड आयंस का आउट ऑफ द सेल। और बेसिकली इसका जो फंक्शन है वो है टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों करना है कंट्रोल, ताकि म्यूकस फॉर्म किया जा सके। तो इसकी लोकेशंस भी कहाँ होंगी, जहाँ पे म्यूकस जनरेट होता होगा, कहाँ कहाँ पर होगा, जैसे कि लंग्स में हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक हो गया, लीवर, पेनक्रियास, स्वीट ग्लैंड्स, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो जहाँ पे भी म्यूकस की रिक्वायरमेंट है वहां पर ही आपके सीएफटीआर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनको दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट है, इनको एटीपी भी चाहिए और उनको सीएमपी भी चाहिए। तो सीएमपी डिपेंडेंट फॉस्फोराइलेशन और एटीपी हाइड्रोलिसिस, जब ये दोनों चीजें होती है तब ये आपके वर्क करते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अभी हमारा चैनल क्लोज है और यहाँ पे हमारा चैनल ओपन है। क्लोज कब रहेगा, तो चैनल क्लोज रहेगा जब इससे कोई भी एटीपी बाउंड नहीं रहेगी। तो ये अभी फॉस्फोराइलेटेड है और एटीपी इससे बाउंड नहीं है। जब एटीपी ये बाउंड नहीं होता है तब ये आपका क्लोज रहता है। जैसे ही एटीपी यहाँ पे बाउंड होती है तो ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ओपन हो जाएगा तो क्लोराइड आयन मूव करेंगे सेल के इंटीरियर से आउटसाइड द ल्यूमेन, ठीक है। और उसके बाद जब एटीपी वापस से हाइड्रोलाइज हो जाएगी और वापस से किस फॉर्म में आ जाएगा, क्लोज स्टेज में आ जाएगा। तो एडीपी का हाइड्रोलिसिस होके या एडीपी और पीआई में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अगर आपको ओपन करना है तो एटीपी प्रोवाइड करो, और क्लोज रखना है तो वो अपना भी क्लोज हो जाएगा जब एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्लोराइड आयन जो है ये मूव करते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जैसे ही क्लोराइड आयन बाहर जाएंगे ल्यूमन में, तो क्योंकि बाहर क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई है, अंदर सेल के अंदर क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, वाटर मूव करेगा ताकि इसकी कंसंट्रेशन को बैलेंस कर सके, यानी कि ऑस्मोसिस। सो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट मूव करेगा, जिसकी वजह से म्यूकस फॉर्म होगा, राइट। तो इस तरीके से होगा। और अगर इसको ये जो फॉस्फो यहाँ पे फॉस्फोराइलेटेड है, ठीक है, ये पी सीरीन पे यहाँ पे फॉस्फोराइलेटेड है, अगर इसको डीफॉस्फोराइलेट कर दिया तो भी आपका क्या है, ये क्लोज्ड ही रहेगा, ठीक है। सो ये आपने देखे हमारे कि क्या क्या ट्रांसपोर्टर जो अभी हमने देखे, इसमें आपने सबसे पहले देखा पी क्लास पंप या फिर पी टाइप एटीपीज देखे, वी टाइप एटीपीज, एफ टाइप एटीपीज, और हमने लास्ट में देखे एबीसी ट्रांसपोर्टर या फिर एबीसी सुपर फैमिली। वो डिपेंड करता है कि वो किसको ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, ठीक है। सो पी क्लास में क्या था, ये आपका यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन से रेगुलेट हो रहा था। सोडियम पोटेशियम पंप इसका एग्जांपल देखा, एच प्लस पंप देखा, एच एच प्लस पोटेशियम पंप देखा, कैल्शियम पंप है,
और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो पंप है, ठीक है, तो उन सब के ये हमने देखा। वी क्लास में जो है ये कहाँ वैक्यूलर मेम्ब्रेन में मिलता है, इसलिए इसका वी क्लास भी बोला जाता है। प्लांट ईस्ट ऑफ फंजाई में मिलता है, ठीक है। एंडोजोमल लाइजोजोमल मेम्ब्रेन में मिलता है सेल की, तो उसका काम क्या है वहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने का। एफ क्लास एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है। और एबीसी ट्रांसपोर्टर जो हमने देखे, ये बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अमोनिया इन शुगर उन सबको ट्रांसपोर्ट, मैमल्स में भी क्या करेंगे, मैमल्स में भी यही आपके फोस्फोलिपिड स्मॉल लिपोफिलिक ड्रग कोलेस्ट्रॉल एंड अदर मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्ट है वो इन्हीं के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल के साथ आप यहाँ से समझ सकते हैं इन सबके बीच का कंपैरिजन। अब हमने कवर कर लिए हैं हमारे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी चाहिए होती है वो कोई दूसरा प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो यहाँ पर कौन प्रोवाइड करेगा तो उसको समझते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल आपका सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर। सिम्पोर्टर मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से क्लियरली। तो ये देखिए ये आपका इंटेस्टिनल ल्यूमन साइड है। तो यहाँ पर क्या है, डाइजेशन के बाद क्या है, डाइजेशन से क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। अब डाइजेशन के बाद जो यहाँ पे ग्लूकोज फॉर्म हुआ है इसको एब्जॉर्ब करना है, कौन करेगा, जो एपिथेलियल सेल्स है इंटेस्टाइन की, ठीक है, वो इसको एब्जॉर्ब करेंगी। अब जो है वो इसको कहाँ भेज देंगे, ब्लड में भेज देंगी। तो ब्लड में कैसे भेजेंगी, तो उसी को हमने समझना है कि ये इंटेस्टिनल ल्यूमन से ब्लड में कैसे आपका ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होगा। क्लियर है। तो ये आप देख सकते हैं ये आपके एपिकल सरफेस हैं और ये आपके विलाय हो गए। एपिथेलियल सेल पे विलाय जो है आपको पता है सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर आपका ये वर्क करता है कौन, सोडियम ग्लूकोज पंप या सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर आप इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये क्योंकि सिम्पोर्टर है तो दोनों का सेम डायरेक्शन होगा। तो यहाँ से दो सोडियम अंदर आएंगे और एक ग्लूकोज अंदर आएगा। तो ग्लूकोज और सोडियम जब दोनों अंदर आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं ग्लूकोज अंदर आ गया और ये सोडियम अंदर आ गया। इसके लिए क्या है कि एक तो मूव कर रहा है डाउनहिल और एक मूव कर रहा है अपहिल। डाउनहिल कौन कर रहा है, आपको पता है कि सेल्स के अंदर जो सोडियम है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, लो, और ग्लूकोज की यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई होगी, ठीक है। अब क्योंकि सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होगी, क्योंकि अभी हमने देखा था, मैंने आपको बताया भी था सोडियम यहाँ पे हाई रहेगा और अंदर लो है। अब क्योंकि यहाँ पे हाई है तो क्या है, बाहर से सोडियम अंदर जा रहा है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, तो ये क्या है, सोडियम का ट्रांसपोर्ट हो रहा है डाउन, ठीक है। तो ये आपका इसके डाउनहिल मोशन से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने पे ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है इसके पास। और उसी एक्स्ट्रा एनर्जी को ये ग्लूकोज जो है ले लेगा और ये क्या मूव करेगा, ये मूव करेगा फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से सेल के अंदर आ जाएगा। तो आपने देखा किस तरीके से जो सोडियम है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए। इसके बाद अब क्योंकि यहाँ पे सोडियम अंदर आ गया, अब सोडियम अंदर आएगा तो सोडियम की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि सेल के अंदर क्या है, सोडियम लो होना चाहिए। सेल के अंदर सोडियम लो, सोडियम मेंटेन करने के लिए कौन काम करेगा, उसके लिए काम करेगा सोडियम पोटेशियम पंप। अब सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा, ये तीन सोडियम को बाहर भेज देगा और दो पोटेशियम को अंदर ले आएगा। तो बाहर से तो कितने सोडियम आए थे, बाहर से सिर्फ दो ही सोडियम आए थे, लेकिन भेज कितने दिए गए, तीन बाहर भेज दिए गए, ठीक है, और दो पोटेशियम को अंदर ले आए। तो इस तरीके से फिर ये मेंटेन किया गया। इसके बाद जो ग्लूकोज अंदर आ गया उसको हमें कहाँ भेजना है, उसको हमें भेजना है ब्लड के अंदर। और ब्लड के अंदर भेजने के लिए यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर है दैट इज ग्लू 2, ठीक है। तो ग्लू 2 जो है ये क्या है, फैसिलिटेट करेगा डाउन हिल ट्रांसफर ऑफ ग्लूकोज। तो क्योंकि डाउन हिल हो रहा है यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, तो इजीली हो जाएगा क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन अभी लो है। तो इस तरीके से ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है कहाँ से, इंटेस्टाइन से ब्लड में। आई होप इट इज क्लियर। एपिथेलियल के अक्रॉस तो इसके लिए दो ट्रांसपोर्टर चाहिए, एक है सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर और दूसरा है आपका ग्लू 2। इसी में जो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दैट इज लैक्टोज परमेज, जो कि आपका किसमें होता है, बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। एक बार इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो ये देख सकते हैं ये आपका लैक्टोज बाहर है, इसको अंदर लेकर के आना है। और इसको अंदर लाने के लिए लैक्टोज ट्रांसपोर्टर है। ये जब ये अंदर आएगा तो उसके साथ में एक H+ जो है वो भी अंदर आएगा। अब H+ कहाँ से कहाँ आ रहा है, क्योंकि आपको पता है अंदर की साइड मेम्ब्रेन नेगेटिव है, बाहर की साइड पॉजिटिव है। तो ये डाउन हिल आ रहा है, तो क्योंकि ये डाउन हिल आ रहा है H+ आयन, तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। उसी एनर्जी से जो है लैक्टोज अपना मूव करेगा कहाँ से, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो एक अब एक डाउनहिल आता है, उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको अपहिल ट्रांसपोर्ट में यूज किया जाता है।
और उसके बाद दोबारा से जो प्रोटॉन पंप है वो वापस से H प्लस आयन को वापस भेज देगा। इसके लिए एनर्जी चाहिए, जिससे वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्यूल। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो कैरियर देखे आपने, चैनल प्रोटीन देखे, तो गेटेड, अभी हमने चैनल के बारे में इतना डिस्कस नहीं किया है, गेटेड आयन चैनल, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जिसमें हम देखेंगे कि वो ओपन हो जाते हैं, फिर जो है इजीली जो है डिफ्यूजन के थ्रू जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर जाते हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है आपका गेट 2030 में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबीसी ट्रांसपोर्टर। आपको इसका आंसर बताना है, और बाकी आप वेबसाइट पे जो क्विज है वहां पे जाके इसको सॉल्व कीजिए और आपको आंसर पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, सो स्लाइड्स में भी मैंने इसका आंसर आपको बता दिया है। सो ये था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपने देखा कि लिपिड के थ्रू कौन से मॉलिक्यूल पास हो सकते हैं और प्रोटीन के थ्रू कौन से मॉलिक्यूल पास हो सकते हैं। लिपिड जनरली गैसेज और स्मॉल मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को इजीली अलाउ कर रही है, बट जो ये जो प्रोटीन्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं उनकी, जो कि लिपिड से पास नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है इसमें मेनली हमने कैरियर्स डिस्कस किए और चैनल्स हैं इसमें। ठीक है, तो इनका है, फिर आयनोफोर्स भी हमने डिस्कस किया है इसमें, जो कि एक साइड से दूसरी साइड ले जाता है चार्ज को शील्ड करके। और इसमें आपने देखा कि पेसिवली हो सकता है, एक्टिवली हो सकता है। एक्टिव के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एक्टिव जो है ज़्यादातर बहुत ही हाईली स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, और पेसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो इतने स्पेसिफिक नहीं होंगे एज कम्पेयर टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और गेटेड चैनल्स वगैरह भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, वोल्टेज गेटेड एंड गेटेड आयन चैनल। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।